ब्लैकमून सिटी, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, अर्थली प्लेजर मैनर। लॉर्ड मैनफ्रेड अपनी अध्ययन मेज पर दस्तावेजों की सूची देख रहे थे, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। अगले ही पल एक पतली सी आकृति फुर्ती से भीतर दाखिल हुई। किसी के कमरे में इस तरह घुसना काफी असभ्य तरीका है, लेडी अलाइन, लॉर्ड मैनफ्रेड ने सहज लहजे में कहा। या फिर आपने आखिरकार सांसारिक सुखों की दुनिया में उतरने का मन बना लिया है? यहाँ ज्यादातर लोग अपनी देह इच्छाओं के लिए आते हैं, अलाइन ने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। पर मैं उस वजह से नहीं आई हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए आती हूँ। हाँ हाँ, आप मेरे लॉर्ड मैनफ्रेड अचानक खांस पड़े। अलाइन का गुस्सा भड़कने ही वाला था कि उन्होंने तुरंत बात संभाली। जानकारी? आप मेरी जानकारी के लिए आती हैं? ऊपर से देखने पर अर्थली प्लेजर मैनर सिर्फ एक भोग विलास का स्थान लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर यह एक गुप्त खुफिया संगठन भी था, जो चुपचाप सूचनाएं इकट्ठा करता था। बिल्कुल, सीनियर विच अलाइन ने कहा। मुझे ब्लैकमून क्षेत्र में हो रही दानव गतिविधियों से जुड़ी हर जानकारी चाहिए। दानव गतिविधियां? लॉर्ड मैनफ्रेड ने भौहें सिकोड़ लीं। यह उत्तरी मोर्चा नहीं है, लेडी अलाइन। इस इलाके में दानवों की कोई गतिविधि नहीं है। सबसे ज्यादा जो हुआ है वह कल दोपहर दिखाई दिया। Y1 क्लास एबॉमिनेशन ही है। आप ऐसा क्यों? सिटी लॉर्ड की बेटी की हत्या हुई है। अलाइन ने सख्ती से बात काट दी। और उसकी मना स्रोत निकाल ली गई है। किसी दूसरी विच की मना स्रोत छीनना कितना गंभीर अपराध है, यह आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लॉर्ड मैनफ्रेड। ये काम सिर्फ किसी दानव का ही हो सकता है। उसे खुद पता था कि यह पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन जरूरी था कि लोग ऐसा ही माने। और यह बात सिटी लॉर्ड इस्ताना के कानों तक पहुंचे। Y1 क्लास एबॉमिनेशन, सिटी लॉर्ड की बेटी की हत्या, मना स्रोत निकाली गई। लॉर्ड मैनफ्रेड गहरे विचार में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अलाइन की ओर गहरी नज़र से देखा। क्या आप पूरी तरह निश्चित हैं कि यह किसी दानव का ही काम है? ये दानव का ही काम है, अलाइन ने झूठ कहा। समझ गया, लॉर्ड मैनफ्रेड बोले। इन दस्तावेजों को तैयार करने में समय लगेगा, कल आकर जानकारी ले जाए। इतना कहकर उन्होंने नज़रें फिर से कागज़ों पर डाल लीं, मानो बातचीत समाप्त हो चुकी हो। लोगों के हाव भाव पढ़ने के वर्षों के अनुभव ने उन्हें साफ बता दिया था कि सीनियर विच अलाइन पूरी सच्चाई नहीं बता रही थीं। वह अपने असली विचार छिपाने में उतनी निपुण नहीं थीं। फिर भी जरूर कोई मजबूत वजह रही होगी, जो उन्हें यहाँ आकर झूठ बोलने पर मजबूर कर रही थी। और हाँ, लॉर्ड मैनफ्रेड ने जोड़ा, सोना लाना मत भूलिएगा। अलाइन यहाँ किसी भी कारण से आए हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक बदले में सोना मिल रहा हो। निश्चित रूप से, अलाइन ने सिर हिलाया। वह खिड़की से निकलने ही वाली थीं कि अचानक रुक गईं और पलटकर फिर से लॉर्ड मैनफ्रेड की ओर देखा। और कुछ? लॉर्ड मैनफ्रेड ने भौं उठाए। दरअसल हाँ, अलाइन ने स्वीकार किया। मुझे एक व्यक्ति के बारे में भी जानकारी चाहिए। उसका नाम कबीर वान है, खासतौर पर अकादमी में आने से पहले के उसके जीवन के बारे में। कबीर? लॉर्ड मैनफ्रेड के चेहरे पर हल्का सा अजीब भाव उभरा। पेशेवर शिष्टाचार के नाते मुझे पूछना होगा, आप उसके जीवन के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? उनकी समझ कह रही थी कि हालिया घटनाओं के केंद्र में वही छात्र था। पूरी तस्वीर समझे बिना वह अपने छात्र की जानकारी लापरवाही से बेचने का इरादा नहीं रखते थे। देखिए, अलाइन ने दुख भरे स्वर में कहा, कल अकादमी ने 2 असाधारण प्रतिभाएं खो दीं। वाइस स्कॉलर एनिफसे की मृत्यु ही अकादमी के लिए बड़ा झटका थी, लेकिन जब हमें उसके सेवक की शोध नोट्स मिली, तब समझ आया कि उसके सेवक कबीर की मृत्यु अकादमी के लिए उससे भी बड़ा नुकसान थी। ये व्यक्ति जादू अनुसंधान का अग्रदूत बन सकता था। मैंने कबीर द्वारा लिखी नोट्स पढ़ीं और उनसे बहुत कुछ सीखा, अलाइन ने अफसोस भरी मुस्कान के साथ कहा। इस अर्थ में वह मेरे लिए आधे गुरु जैसे थे, इसीलिए मैं उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। अकादमी में रहते हुए उसने अक्सर सेवक कबीर के बारे में सुना था, लेकिन दुर्भाग्य से कभी उनसे बातचीत नहीं हो पाए। काश उसे पहले ही पता होता कि उस व्यक्ति का दिमाग इतना विलक्षण था। समझ गया, लॉर्ड मैनफ्रेड ने शांत स्वर में कहा। ऐसे में आप 2 दिन बाद आइए, तब तक उस व्यक्ति से जुड़ी सारी जानकारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अलाइन ने सिर हिलाया। मैं 2 दिन बाद दस्तावेज लेने आऊंगी। धन्यवाद, लॉर्ड मैनफ्रेड। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, लॉर्ड मैनफ्रेड ने हाथ हिलाया। ये सिर्फ व्यापार है। अलाइन के जाते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लॉर्ड मैनफ्रेड ने दस्तावेज नीचे रखे और कुर्सी पर पीछे टिकते हुए गंभीर सोच में डूब गए। तो मेरे छात्र को मरा हुआ मान लिया गया है, उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन कल रात तो वह बिल्कुल जिंदा लग रहा था।
एबोमिनेशन, सिटी लॉर्ड की बेटी की हत्या, दानव, कबीर की मौत, और फिर जीवन में लौट आना। इन सब कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। डेविल्स कॉन्ट्रैक्टर, किसी इंसान का मृत्यु से लौट आना बहुत ही दुर्लभ घटना थी, और अगर ऐसा हुआ हो तो इसके पीछे अपार शक्ति का होना तय था। 300 वर्ष पहले जब गेहेना लोक का अवतरण हुआ था, तब 7 ट्रांसेंडेंट विचेज उभरी थीं, और उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर महाद्वीप की रक्षा की थी। लेकिन गेहेना के सबसे शक्तिशाली दानवों, 7 महान डेविल्स, के सामने उनकी शक्ति भी फीकी पड़ जाती थी। यदि महान डेविल्स को दुनिया पर शासन करने में रुचि होती, तो यह महाद्वीप कब का दानवों के अधीन हो चुका होता। किसी महान डेविल का किसी इंसान में रुचि लेना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन यदि करार हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन कभी साधारण नहीं रहता। गेहेना के अवतरण के बाद से अब तक 6 डेविल कॉन्ट्रैक्टर सामने आ चुके थे, जिनकी शक्ति ट्रांसेंडेंट विचेस के बराबर थी। उन्हीं की वजह से 7 विच राज्यों को महाद्वीप का सिर्फ 1/3 हिस्सा अपने नियंत्रण में मिल पाया था। अगर 7वां कॉन्ट्रैक्टर प्रकट हुआ तो हालात सच में दिलचस्प हो जाएंगे। क्या तुम ही वह 7वां हो, कबीर? लॉर्ड मैनफ्रेड ने मन ही मन सोचा। हाय, जाने से पहले थोड़ा और लिख दिया होता तो अच्छा होता। ब्लैकमून अकादमी, वह कहाँ है? सिटी लॉर्ड इस्ताना की गूंजती हुई गरज ने पूरी अकादमी को हिला दिया। जैसे ही वह अपने 7 सैनिकों और युद्ध विचों को लेकर पहुंची, चल रही कई कक्षाएं उसी पल बाधित हो गईं। लेडी इस्ताना, ग्वेना ने शालीनता से उनका स्वागत किया। उन्हें पहले से अंदाजा था कि सिटी लॉर्ड आने वाली हैं। वह तुरंत उन्हें इन्फर्मरी की ओर ले गईं, जहां अपराध स्थल को ज्यों का त्यों छोड़ा गया था, ताकि सिटी लॉर्ड को किसी भी तरह की शंका या गलतफहमी का अवसर न मिले। ये कैसी तीखी बदबू है! पहले वार्ड तक पहुंचने से पहले ही इन्फर्मरी के गलियारे में फैली खट्टी सी गंध से इस्ताना की भौहें सिकुड़ गईं। जैसा कि आप जानती हैं, हमारी छात्राएं अभी बहुत कम उम्र की हैं और उन्होंने कभी खून खराबा नहीं देखा, लेडी ग्वेना ने समझाया। पहले वार्ड के दृश्य को देखकर कई छात्राओं को उल्टी हो गई थी। इस्ताना ने तीखी नज़र से उन्हें देखा। और तुमने सफाई करवाना भी ज़रूरी नहीं समझा, आपकी जांच को प्रभावित न करने के लिए? ग्वेना ने शांत स्वर में कहा। हमें लगा कि बिना आपकी अनुमति कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद इस्ताना ने सिर हिलाया। कम से कम इतना तो समझदार निर्णय लिया। उल्टी के फैलाव को पार करते हुए जब वह पहले वार्ड में दाखिल हुई, तो सामने का दृश्य देखते ही माहौल भारी हो गया। इस्ताना ने पीड़ा से आंखें बंद कर लीं। आपकी क्षति के लिए मुझे खेद है, लेडी ग्वेना ने कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद इस्ताना बोलीं। तुम्हें कुछ सुराग तो मिले होंगे। तुम्हारी जांच में क्या सामने आया? साक्ष्यों के आधार पर, ग्वेना ने उत्तर दिया। लेडी अलाइन और मैंने इसे किसी दानवी हस्तक्षेप का परिणाम माना है। ये सुनते ही इस्ताना के कंधे गुस्से से कांप उठे। उन्होंने क्रोध भरी नज़र से ग्वेना को देखा। दानव, उनकी आवाज़ गरज उठी। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यह मान लूंगी? अगर मेरे क्षेत्र में दानवों की जरा सी भी गतिविधि होती तो क्या मैं उन्हें अपने शहर में पनपने देती? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबसे अधिक उन्हें ये बात खल रही थी कि किसी ने यह नहीं बताया कि उनकी बेटी इन्फर्मरी में क्यों थी। उनका मन चीख रहा था, अकादमी कुछ छुपा रही है, और शायद उसी का संबंध उनकी बेटी की हत्या से है। जो भी सच्चाई हो, वह हर हाल में उसे सामने लाएंगी। अब से जांच मेरे लोग करेंगे, इस्ताना ने कठोर स्वर में कहा। अकादमी को पूरा सहयोग करना होगा, अगर नहीं तो मैं सबको हत्यारे का सहयोगी मानूंगी। ग्वेना का चेहरा सख्त हो गया। अकादमी सहयोग करेगी, उन्होंने गंभीरता से कहा, लेकिन बिना प्रमाण के किसी छात्रा को अपराधी ठहराना स्वीकार्य नहीं होगा। अगर छात्रों के साथ अन्याय हुआ, ग्वेना ने आगे जोड़ा, तो मैं सब कुछ हेडमिस्ट्रेस एस्टोरिया को रिपोर्ट करूंगी। कल तक मेरी मेज़ पर उन सभी लोगों की सूची चाहिए जिनसे मेरी बेटी ने अकादमी में आने के बाद संपर्क किया। इस्ताना ने आदेश दिया, तुरंत काम शुरू करो। जैसा आदेश, मेरी लेडी। युद्धविचों ने एक साथ उत्तर दिया। कुछ समय बाद इस्ताना ने अपनी बेटी के शरीर को मना ऊर्जा से सुरक्षित किया और उसे उस विशेष ताबूत में सुला दिया जिसे वह पहले से तैयार करवा चुकी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्लैकमून किला, आपके आदेश के अनुसार, एक युद्धविच ने रिपोर्ट दी। पूरा शहर बंद कर दिया गया है। जब तक आप न कहें, कोई अंदर बाहर नहीं होगा। अच्छा, इस्ताना ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। देखो कल रात से अब तक कौन कौन शहर से निकला है। जी, मेरी लेडी। वह तुरंत उत्तर दिशा की चौकियों की ओर उड़ गई। इस्ताना बगीचे में अकेली खड़ी अपनी बेटी के ताबूत को देखती रहीं। चारों ओर शांति थी, लेकिन ये शांति केवल तूफान से पहले की थी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्लैक मून क्षेत्र उत्तर भाग। उधर कबीर चुड़ैल बहनों और स्टील गार्ड एस्कॉर्ट ग्रुप के साथ यात्रा कर रहा था, बिना ये जाने कि पीछे ब्लैक मून सिटी में कैसी आंधी उठने वाली है। क्या तुम सच में जानना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। कबीर के सवाल पर बड़ी बहन लिनेट ने उत्सुकता से पीछे देखा। वह जानना चाहती थी कि कबीर ने सीनियर विच का भरोसा कैसे जीता। हाँ, लिलियास ने तुरंत सिर हिलाया। इसमें घमंड करने जैसा कुछ नहीं, कबीर ने सहज स्वर में कहा। पहले मैं एक अलग तरह की जगह पर काम करता था, वहाँ मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला, इसलिए लोगों को सुकून देने की कला मैंने वहीं सीखी। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, आप सुनना चाहेंगी या महसूस करना? अगर इतना प्रभावशाली है, लिलियास बोल ही रही थी कि बस यहीं रुक जाओ। लिनेट ने तुरंत अपनी बहन का मुंह ढक दिया। मेरी बहन अभी छोटी है, लिनेट ने कबीर की ओर देखते हुए कहा। अगर दिखाना ही है तो मुझ पर आजमाओ। लिलियास छटपटाने लगी। उसके मन में साफ था, उसकी बहन मौका छीन रही थी। खास। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। बस एक साधारण मालिश है, ये जगह और समय उससे ज्यादा का नहीं है। हाँ, कंधों तक ही, लिनेट ने संयम से कहा। जैसा आप चाहें मेरी लेडी। कबीर की निगाहें उसके खुले कंधों पर ठहर गईं, जहां से उसने बाल हटाए थे। हवा में एक हल्की सी बेचैनी घुल गई। आह! जैसे ही कबीर की निपुण उंगलियां लिनेट के कंधों के नाजुक बिंदुओं पर दबाव डालने लगी, उसके होंठों से अनायास ही एक धीमी सिसकी निकल गई। सुख की लहर पल भर में उस पर हावी हो गई। वह उस एहसास में डूबती चली गई, मानो किसी मीठे नशे ने उसकी चेतना को घेर लिया हो। ओह हाँ, यहीं, बस यही जगह। लिनेट की आवाज़ बार बार गूंज उठी। कबीर के सामने वह कोई भी बचाव नहीं कर पा रही थी। उस पल वह पूरी तरह उसी के स्पर्श के अधीन थी। दीदी, इतना अजीब व्यवहार मत करो, लिलियास ने खींचकर कहा, जब उसे फिर से बोलने का मौका मिला। उसके मन में यही चल रहा था कि उसकी बड़ी बहन जानबूझकर मालिश के असर को बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए, और वह इसमें काफ़ी सफल भी हो रही थी। आह हाँ हाँ, यही। लिनेट ने जैसे लिलियास की शिकायत सुनी ही नहीं। वह शुद्ध आनंद में डूबी हुई उसी सुख को महसूस करती रही। इसमें कोई संदेह नहीं था, कबीर की कला असाधारण थी। उसके हर स्पर्श में एक अनोखी गर्माहट थी, जो जमे हुए कंधों को ऐसे ढीला कर रही थी जैसे आग से बर्फ पिघल जाए। लिनेट को लगा जैसे उसके शरीर के रंध्र खुलते जा रहे हों। मना की तरंगें उसके भीतर बहने लगीं और उसका हर कन्हों-सपार सुख से भर उठा। हम्फ, बस करो, लिलियास ने मुंह फुलाकर अपने कान ढांक लिए। उसकी दीदी सच में हद से ज्यादा कर रही थी। मौका भी छीन लिया और ऊपर से बिना रुके उसे चिढ़ा भी रही थी। उसी समय दूसरी ओर कप्तान रीस और एस्कॉर्ट दल के युवा योद्धाओं के चेहरे तने हुए थे। उस माहौल का असर उन पर भी पड़ रहा था। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, एक जवान ने अंधेरे शिकारी पशु पर वार करते हुए कहा। हम यहाँ जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं और कबीर आराम से महिलाओं के बीच है। कप्तान रीस ने उस पशु को ढेर किया और उसकी ओर देखते हुए पूछा, सच में जानना है? उद्धरण चिन्ह। हाँ। सब तुरंत ध्यान से सुनने लगे, जैसे कोई गहरा सत्य मिलने वाला हो। क्योंकि यही हमारा काम है, रीस ने सपाट स्वर में कहा। यह जवाब सुनकर उनके चेहरे और उतर गए। हमें काम से शिकायत नहीं है, कप्तान, एक ने झुंझलाकर कहा। बस ये अजीब लगता है कि लेडी लिनेट और लिलियास हम में से किसी को नहीं देखती, सिर्फ कबीर को। हाँ, हम तो उनसे पहले से साथ यात्रा कर रहे हैं। दूसरे ने जोड़ा, अगर उनमें से कोई किसी कुलीन चुड़ैल का सेवक बन जाता तो ये खतरनाक जीवन पीछे छूट सकता था। क्योंकि तुम आकर्षक नहीं हो, कप्तान रीस ने साफ कहा। सबके मन में एक साथ गालियां उभरीं। दुनिया बराबर नहीं होती, रीस बड़बड़ाया। जो मिला है उसी में निभाओ, बाद में थोड़ा विश्राम मांग लेंगे। आदेश मिलते ही सब फिर से अपने काम में लग गए। अल्पविराम। इधर कबीर ने धीरे धीरे अपने हाथों का दबाव कम कर दिया। लिनेट की चेतना लौटने लगी। बस इतना काफ़ी है, लिनेट ने स्वयं को संभालते हुए कहा। तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। जैसा आप कहें मेरी लेडी। कबीर ने बिना किसी हिचक के हाथ पीछे कर लिए। लिनेट ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसके गालों की हल्की लालिमा उसके भीतर की उथल पुथल छुपा नहीं पा रही थी। वह भीतर से हिल चुकी थी। अगर उसने स्वयं को न रोका होता तो शायद वह आगे कुछ और ही कर बैठती। तो अब मेरी बारी। मालिश रुकते ही लिलियास की आंखें चमक उठीं। संभल कर बोलो, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लिनेट ने तुरंत टोका, शरारत नहीं, तुम्हारा मौका बाद में आएगा। हम पहले ही एस्कॉर्ट को काफ़ी परेशानी दे चुके हैं। हम, लिलियास ने दांत भींच लिए। वह तुरंत हंगामा करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल लिनेट ने उसे अपने स्नेहिल आलिंगन में खींच लिया।
लिलियास का चेहरा लिनेट के वक्ष के बीच दब गया। ओह, सांस। हवा की कमी से उसकी छटपटाहट धीमी पड़ गई और कुछ ही क्षणों में वह बेहोश सी होकर सो गई। लिनेट के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर, जब वह अपनी छोटी बहन को सुला रही थी, कबीर को लगा कि वह अपने तरीके से काफ़ी डरावनी भी हो सकती है। मेरी छोटी बहन थोड़ी शरारती है, लिनेट ने शांत स्वर में कहा, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बस कभी कभी उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसे आराम चाहिए। समझ गया। कबीर के मन में एक अजीब सा विचार उठा, लेकिन तभी उसने लिनेट की आंखों में हल्की उदासी देखी, जब वह सोती हुई लिलियास को निहार रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। जिज्ञासा में कबीर ने अपनी जादुई दृष्टि से लिलियास को देखा। उसकी मना नाड़ियां सामान्य नहीं थीं। कई स्थानों पर प्रवाह टूटा हुआ था, जैसे उसका जादुई मार्ग अधूरा हो। टूटा हुआ जादुई मार्ग। कबीर ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। ऐसी अवस्था जन्म से भी हो सकती थी, या किसी के द्वारा उत्पन्न की गई हो। फिर भी कबीर ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वे दोनों बहनें उसे सम्मान देती थीं, लेकिन यह उसका विषय नहीं था। वह चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर सकता था, और इस विषय में ज्यादा रुचि दिखाना केवल संदेह और दूरी ही पैदा करता। लेडी लिनेट, आज रात हमने काफ़ी दूरी तय कर ली है, कप्तान ऋषभ ने विनम्रता से सूचना देते हुए अनुरोध किया। कृपया आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ी देर का विश्राम करने की अनुमति दें। अनुमति है, लिनेट ने सहमति देते हुए हल्की सी नज़र कबीर की ओर डाली। हालांकि कबीर उस समय आसपास के क्षेत्र का जायजा ले रहा था और सीधे लिनेट की ओर नहीं देख रहा था, फिर भी उसे उसकी उस क्षणिक नज़र का एहसास हो गया। उसे लगा कि उसकी अनुमति के पीछे कुछ और भाव भी छिपे हुए हैं। कबीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। धन्यवाद मेरी लेडी, कप्तान ऋषभ ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और अपने आदमियों के पास लौट गया। कुछ ही देर बाद अर्थ सैलामेंडर ने अपने भारी कदम रोक दिए। कप्तान ऋषभ और पूरा एस्कॉर्ट दल आसपास का मुआयना करने लगा और विश्राम के लिए एक उपयुक्त पत्थर के स्तंभ को चुन लिया। सामान से भरी दोनों गाड़ियां नीचे ही छोड़ दी गईं। इसके बाद एस्कॉर्ट दल ने पत्थर के स्तंभ के ऊपर ग्रैपलिंग हुक फेंके और चढ़ाई शुरू कर दी। लिनेट ने अपना फैमिलियर वापस बुलाने के बाद एक साधारण पवन मंत्र का उपयोग किया और लिलियास को पीठ पर उठाए पत्थर के स्तंभ के ऊपर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद उसने नीचे खड़े कबीर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें ऊपर आने के लिए किसी मदद की ज़रूरत है? नहीं मेरी लेडी, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं स्वयं ऊपर आ जाऊंगा। फिर भी प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। फिर भी कबीर ने तुरंत चढ़ाई नहीं की। वह नीचे खड़ी गाड़ियों की ओर गया और कप्तान ऋषभ के पास पहुंचकर हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कप्तान ऋषभ ने पूछा। नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कबीर ने अपनी छोटी थैली में से एक निकालकर कप्तान को थमा दी। इस थैली में मौजूद गंधहीन चूर्ण किसी भी गंध को मिटाने में सक्षम है। बस इसे लक्ष्य पर थोड़ा सा छिड़क देना होता है। सच में? कप्तान ऋषभ ने आश्चर्य से थैली थाम ली। हाँ, मैं आपसे मजाक करने की कोई वजह नहीं रखता, कबीर ने सहजता से कहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका उपयोग समझते हैं। बिल्कुल, अगर यह वैसा ही काम करता है जैसा तुम कह रहे हो, तो यह वाकई उम्दा चीज़ है। इससे हमारी काफ़ी ऊर्जा बचेगी। मैं अभी इसे आजमाता हूँ, कप्तान ऋषभ उत्साह से बोला। उसने तुरंत अपने जवानों को नीचे बुलाया। सभी ने मिलकर पत्थर के स्तंभ के चारों ओर एक छोटा सा शिविर बनाया और झाड़ियों, सूखी टहनियों, और मिट्टी से उसे ढक दिया ताकि उनका ठिकाना छिपा रहे। तैयारी के दौरान 2 हिलहाउंड ने हमला किया, लेकिन कप्तान ऋषभ द्वारा चूर्ण छिड़कने के बाद 15 मिनट बीत गए और कोई और हमला नहीं हुआ। हा, ये तो कमाल की चीज़ है कबीर, कप्तान ऋषभ जोर से हंसते हुए बोला और जोश में आकर उसकी पीठ थपथपा दी। अब समझ में आया कि तुम अकेले यात्रा करने को लेकर इतने आश्वस्त क्यों थे। रैंक 2 और मास्टर की थपकी काफ़ी दर्दनाक थी, लेकिन कबीर उसे सहन कर सकता था। तुमने ये सब कहाँ से पाया? मैंने खुद बनाया है। कबीर का उत्तर बेहद सामान्य था, लेकिन इससे कप्तान ऋषभ और भी चकित हो गया। सच में? तुम कितने प्रतिभाशाली हो। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने तुम्हारे जैसे ज्ञानवान व्यक्ति से कब मुलाकात की थी, कप्तान ने प्रशंसा करते हुए कहा। कबीर कई क्षेत्रों में निपुण लगता था, लेकिन उसकी सारी क्षमता ज्ञान साधना से ही उपजी थी। ये भी सच था कि 7 चुड़ैल राज्यों के आसपास पढ़े लिखे और ज्ञानवान पुरुष बहुत कम थे। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, कबीर हल्के से मुस्कुराया। ब्लैक रोज साम्राज्य में पुरुषों के अध्ययन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति उन्हें पुस्तकों तक सहज पहुंच भी नहीं देती। चुड़ैलों के उदय के बाद से ज्ञान से जुड़े सभी ग्रंथ पवित्र माने गए और उन्हें पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा गया। आखिरकार जादू में प्रगति के लिए ज्ञान का संचय बेहद आवश्यक था। ये सच है,
कप्तान ऋषभ ने सहमति में सिर हिलाया। सातों चुड़ैल राज्यों में पुरुषों की हैसियत बहुत नीचे है। बिना अच्छे संपर्कों के पुस्तकों तक पहुंचना आसान नहीं। कुछ देर की बातचीत के दौरान कबीर ने महसूस किया कि कप्तान ऋषभ के मन में कुछ चल रहा है। उसके लिए ये समझना कठिन नहीं था कि यह बात उस गंधहीन चूर्ण को बनाने की विधि से जुड़ी थी। कप्तान सही समय नहीं ढूंढ पाया और तभी लिनेट ने ऊपर से कबीर को पुकार लिया। कबीर, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं हमारी बातचीत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे विद्वान व्यक्ति से ज्ञान का आदान प्रदान करने में मुझे काफ़ी रुचि है, लिनेट ने पत्थर के स्तंभ के ऊपर से कहा। निश्चित ही, मेरी लेडी, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, कबीर ने उत्तर दिया और कप्तान ऋषभ को सूचित किया। लेडी बुला रही हैं, उन्हें प्रतीक्षा कराना उचित नहीं होगा। जाओ, कप्तान ऋषभ ने सिर हिलाया। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा साफ झलक रही थी। कबीर मुस्कुराया और जाते जाते कप्तान के लिए कुछ शब्द छोड़ गया, जिन पर वह बाद में विचार कर सके। गंधहीन चूर्ण बनाने के लिए अत्यधिक अल्कमी कौशल की आवश्यकता नहीं होती, न ही इसका नुस्खा बहुत जटिल है। अगर तुम्हें बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया में दर्ज हॉर्न रैबिट्स की जानकारी याद हो तो एक साधारण उत्पाद तैयार करना कठिन नहीं होगा। हॉर्न रैबिट्स, बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया, कप्तान ऋषभ बुदबुदाया। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। तुम्हारे इन उदार शब्दों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद, कबीर। कबीर ने बिना पीछे देखे सहजता से हाथ हिला दिया। ब्लैकमून क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा डार्क हेलहाउंड्स का निवास था, लेकिन वे वहां के इकलौते जीव नहीं थे। रॉक वर्म्स और हॉर्न रैबिट्स भी उस इलाके में रहते थे, लेकिन वे कभी भी कबीर की चिंता का विषय नहीं रहे। वे कोई खतरा नहीं थे। बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया के बिना भी स्टीलगार्ड एस्कॉर्ट दल को ब्लैकमून क्षेत्र के जीवों की अच्छी समझ होनी चाहिए थी। पत्थर के स्तंभ के ऊपर कबीर ने देखा कि लिनेट का निजी तंबू लगाया जा चुका था, जो लगभग पूरी जगह घेर चुका था। लिनेट किनारे खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कबीर मुस्कुराया और विनम्रता से पूछा, आप किस विषय पर बात करना चाहेंगी, मेरी लेडी? असल में, लिनेट ने हल्की लाली के साथ कहा, मैं चाहती हूं कि हम वहीं से आगे बढ़ें जहां मेरे तंबू के भीतर हमारी बात रुकी थी। उसकी वह हल्की सी लाली पल भर में गहरी लालिमा में बदल गई। उसका हृदय बेचैनी और प्रत्याशा से तेज धड़कने लगा। वह सामान्यतः ऐसी नहीं थी, फिर भी उसका आशय स्पष्ट था और कबीर समझ गया कि वह किस ओर इशारा कर रही है। निश्चिंत रहें, मेरी लेडी, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कबीर ने शिष्टता से झुककर अभिवादन किया, ताकि उसकी मुस्कान लिनेट की नज़रों से छिपी रहे। यह इस यात्रा के उद्देश्यों में से एक था। राजधानी की ओर बढ़ रही किसी प्रभावशाली व्यक्ति से निकट संबंध बनाने और स्वयं को बेहतर करने का अवसर वह यूं ही नहीं जाने देने वाला था। दुष्टों के लिए विश्राम कहाँ, कबीर ने मन ही मन सोचा। झाड़ियों के पास एक एक करके युवा योद्धाओं ने अपने मन का बोझ हल्का किया, फिर मिट्टी से ढककर छोटे से शिविर की ओर लौट आए। ज्यादा देर नहीं लगी कि उनकी नज़र अपने कप्तान पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर अकेले बैठे थे, माथे पर गहरी शिकन और विचारों में डूबे हुए। कप्तान, आप नहीं आए? एक युवा योद्धा ने पूछा। नहीं, कप्तान ऋषभ ने गंभीर स्वर में कहा, अभी मेरे दिमाग में इससे ज्यादा जरूरी बात घूम रही है। कबीर ने कहा था कि यह समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सच कहें तो बात उतनी आसान भी नहीं थी। कितना भी सोच लें, कप्तान ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हॉर्न रैबिट के किस हिस्से से वह गंध मिटाने वाला चूर्ण बन सकता है। शायद आसान कि उनकी और कबीर की परिभाषा अलग अलग थी। आओ, मेरे पास बैठो, कप्तान ऋषभ ने पास के एक योद्धा को खींचकर कहा, थोड़ा दिमाग उधार चाहिए। धीरे धीरे बाकी लोग भी पास आ गए और हैरान चेहरों के साथ गोल घेरा बना लिया। कप्तान, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? एक युवक बोला। कप्तान ने हाथ हिलाकर उसे टाल दिया। वो काम बाद में भी हो सकता है। अभी हमें ऐसा कुछ समझना है जिससे हमारी एस्कॉर्ट मिशंस और सुरक्षित हो सकें। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम सबने उस बिना गंध वाले चूर्ण का असर देखा है। कबीर के अनुसार उसका राज हॉर्न रैबिट से जुड़ा है। ये सुनते ही सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने भ्रम का जादू डाल दिया हो। हॉर्न रैबिट, वही जो डार्क हेलहाउंड का शिकार होते हैं, उनसे गंध मिटाने वाली चीज कैसे जुड़ी हो सकती है? सही कहा, अगर उनमें ये क्षमता होती तो वे हेलहाउंड का इतना आसान शिकार क्यों बनते? सबकी निगाहें कप्तान ऋषभ पर टिक गईं। कप्तान ने कंधे उचकाए। मुझे क्या पता, यही तो कबीर ने कहा है। और ये रसायन विद्या से जुड़ा है। तुम जानते हो, उसमें अजीब अजीब चीजें हो सकती हैं। उनकी भाषा सुनकर कुछ युवक नागभान सिकोड़ बैठे। सच में? सुना तो ऐसा ही है, कप्तान बोले, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। एक योद्धा कराह उठा, अब तो किसी रसायनज्ञ का दिया खाना भी डराएगा। अल्पविराम, अल्पविराम,
कप्तान की परेशानी से बेखबर कबीर अपनी ही सोच में था। उसके लिए ये सब काफी सीधा था। वह अक्सर सोचता था, आसमान कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करता, बस देखने वाली नजर चाहिए। ब्लैक मून रीजन का उत्तरी रास्ता डार्क हेलहाउंड की वजह से खतरनाक था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि हॉर्न रैबिट का सींग ही सुरक्षित रास्ते की कुंजी है। उसका सींग पीसकर और वही घास मिलाकर जो वे खाते थे, एक ऐसा चूर्ण बनता था जो गंध को मिटा देता था। जीवन का एक मूल नियम था, अपने सारे पत्ते कभी मत खोलो। स्टीलगार्ड एस्कॉट ग्रुप को उस पर शक था कि वह अकेले कैसे सफर कर पा रहा है। थोड़ा सा चूर्ण देकर उसने उनका शक भी मिटा दिया और उनकी नज़र में अपनी जगह भी बना ली। कम से कम अब मुश्किल घड़ी में वे उसे बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब वह बेहतर गुणवत्ता वाला चूर्ण बाजार में लाएगा, असली लाभ उसी को होगा। सब कुछ सोच समझ कर किया गया था। जब कबीर लिनेट के तंबू में पहुंचा तो उसने देखा कि लिलियास एक कोने में गहरी नींद में थी। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी तंबू की शानो शौकत। रेशमी बिस्तर, सुनहरी दीप लालटेन, आभूषण, जादुई सजावट, हर चीज अमीरी की कहानी सुना रही थी। ऐसी संपन्नता केवल ऊंचे कुलीन घरानों के पास ही हो सकती थी। अगर यहाँ कुछ पसंद आए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेडी लिनेट ने कहा। कबीर ने मुस्कराकर सिर हिलाया। हर उपहार के साथ कोई शर्त होती है न? डेलारोजा परिवार की बड़ी बेटी। ये सुनकर लिनेट चौंक गई। मैंने अपना पारिवारिक नाम किसी को बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता? कबीर ने शांत स्वर में कहा। कुछ बातें अफवाहों से, कुछ अंदाजे से। अर्थ सैलमैंडर जैसा फैमिलियर, इतनी संपत्ति, सब कुछ इशारा करता है। बस काफी है। लिनेट ने उसकी बात रोक दी और उंगली उसके होंठों पर रख दी। फिर हल्की सांस लेकर बोली, अब मसाज वहीं से आगे बढ़ाए। जैसा आप चाहें मेरी लेडी, कबीर ने सम्मान से कहा। बिस्तर पर लेटते ही लिनेट की धड़कन तेज हो गई और चेहरे पर हल्की लाली फैल गई। वह प्रतिक्रिया एक ऐसी कली की थी जो अभी अभी छुई गई हो। पहली बार? कबीर ने सहज स्वर में पूछा, जबकि वह जवाब पहले से जानता था। लिनेट ने हल्के से सिर हिला दिया। उसके गालों की लाली, कंधों की हल्की कंपकंपी और पलकों की थरथराहट से कबीर उसकी घबराहट समझ गया था। जिस दुनिया में वह कभी रहा था, वहां उसका काम ही था सामने वाले की झिझक को धीरे धीरे मिटाना और केवल सुकून और भरोसा देना। आराम से रहो, पहले हल्की मालिश से शरीर को ढीला करते हैं, कबीर ने शांत स्वर में कहा। कुछ ही पलों बाद उसने अपनी हथेलियों को गर्म किया और धीरे धीरे मालिश शुरू की। उसके होंठों से एक बहुत हल्की सी आह निकल गई। गर्दन से कंधों, बाहों, फिर शरीर की रेखाओं के साथ नीचे की ओर बढ़ती हुई कबीर की गर्म हथेलियां लिनेट की ठंडी और कोमल त्वचा से मिलती चली गईं। दो अलग तापमान एक दूसरे से टकराए नहीं, बल्कि ऐसे घुलते चले गए जैसे कोई भंवर, एक संतुलन, एक सामंजस्य, जैसे यिन और यांग। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। पहला कदम पूरा हो चुका था। कबीर ने उसके शरीर के नाजुक बिंदुओं को छूते हुए उस अनुभूति को और गहरा किया, जिससे उसका मन और शरीर दोनों खुलते चले गए। अब उसके गाल गुलाबी थे, आंखों में चमक थी और हल्की पसीने की खुशबू किसी खिलते फूल सी लग रही थी। पहली वाली घबराहट कहीं खो चुकी थी। वह तैयार थी। बिना किसी अनावश्यक शब्द के कबीर ने उसके वस्त्रों की गांठें ढीली की और फिर स्वयं को भी मुक्त किया। कुछ ही क्षणों में उसने उसकी पतली कमर को थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों के शरीरों की गर्मी, दिलों की धड़कनें सब एक दूसरे में घुलती चली गईं। वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे आत्मा की गहराइयों तक झांकना चाहते हों। कुछ देर बाद उनके बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई और उस शांत रात में किसी खिलते फूल की कोमल सी पुकार गूंज उठी। आह, अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। कई घंटे बाद भी एस्कॉर्ट दल ने अभी तक यात्रा शुरू नहीं की थी। युवा योद्धा छोटी सी आग के पास बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। यार, ये तो जान निकाल देगा, एक ने झुंझलाकर कहा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जब तक लेडी लिनेट और लेडी लिलियास तैयार नहीं हो जाती, कप्तान ऋषभ ने आंखें बंद किए ध्यानमग्न अवस्था में उत्तर दिया। तंबू से आती धीमी धीमी आवाजें सबके मन में अजीब अजीब कल्पनाएं भर रही थीं। कोई खुद को संभाल रहा था, कोई जमीन पर लेट गया था, तो कोई बस दांत भींचे बैठा था। दबी हुई बेचैनी और तेज हो गई। मैं और नहीं झेल सकता, एक योद्धा हार मानते हुए बोला। अगर मरने का शौक है तो सीधे जाकर रोक आओ, ऋषभ ने बिना आंखें खोले कहा। वह तुरंत चुप हो गया। नहीं, अभी जिंदा रहना है। लेकिन कप्तान, आप इतने शांत कैसे हैं? किसी ने पूछा। जानना है, ऋषभ ने कहा। हाँ, गहरी सांस लो और धीरे छोड़ो और मन में कहो शांति। फू, शांति।
सबने दोहराने की कोशिश की, लेकिन हर बार लिनेट की आवाज़ हवा में गूंजती, उनका संयम टूट जाता। तभी एक झोंके सी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। ऋषभ की आंखें तुरंत खुल गईं। ये उन्नति है, उसने बिना हिचक कहा। कुछ देर बाद ऊपर के तंबू से आने वाली आवाज़ें पूरी तरह शांत हो गईं। आखिरकार किसी ने राहत की सांस ली। अल्पविराम, अल्पविराम। कबीर लिनेट को बाहों में लिए चुपचाप लेटा था, हल्की सी चादर ओढ़े। उसने उसके चेहरे से बालों की कुछ लंटें हटाईं। वह हल्की सी बुदबुदाई और पास सिमट आए। डेलारोसा परिवार ब्लैक रोज राज्य में एक बड़ा नाम था। अगर उनका सहारा मिल जाए तो राजधानी में रास्ते आसान हो सकते थे। योजनाएं धीरे धीरे आकार ले रही थीं। क्या सोच रहे हो? लिनेट ने मुस्कराते हुए पूछा, उसकी छाती पर उंगलियां घुमाते हुए। अब उसमें एक अलग सी निश्चिंतता थी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ये सोच रहा था, क्या किसी अनजान को अपना पहला अनुभव देना ठीक लगा? उद्धरण चिन्ह। लिनेट की आंखों में जिज्ञासा चमकी। हर किसी को कभी न कभी ये अनुभव होता ही है, उसने शांत स्वर में कहा। लोग इसे बेवजह बोझ बना देते हैं, क्या तुम भी वैसे ही हो? कबीर कुछ कहता, उससे पहले एक नई सूचना ने उसका ध्यान खींच लिया। कबीर ने पृथ्वी तत्व शुद्ध मना का ढेला देखा जो ट्रू विच से निकाला गया था। उपयुक्त इनामों की एक सूची उसके सामने थी। वह ध्यान से सूची पढ़ने लगा। विकल्प 1, पृथ्वी तत्व शुद्ध मना से पूरे शरीर को मजबूत करना और बाहरी रक्षा शक्ति में 3 अंक बढ़ाना। नोट: रक्षा प्रकार की प्रतिभा विकसित होने की हल्की संभावना। विकल्प 2, पृथ्वी तत्व शुद्ध मना से 5 आंतरिक अंगों को मजबूत करना और उनकी रक्षा शक्ति में 2 अंक बढ़ाना। नोट: रक्षा प्रकार की प्रतिभा विकसित होने की हल्की संभावना। विकल्प 3, किसी एक अंग को पृथ्वी तत्व शुद्ध मना से मजबूत करना और उसकी रक्षा शक्ति में 6 अंक बढ़ाना। नोट: रक्षा प्रकार की विशेष क्षमता विकसित होने की हल्की संभावना। विकल्प 4, पृथ्वी तत्व शुद्ध मना को हेवन स्वॉलोइंग स्पेस को खिलाकर उसके उपक्षेत्र का विस्तार करना। नोट: अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं या कुछ भी नहीं। कबीर ने इनामों को ध्यान से देखा। पृथ्वी तत्व मना स्पष्ट रूप से शरीर की रक्षा बढ़ाने पर केंद्रित था। तीसरी बार सूची देखने के बाद उसने ये भी समझ लिया कि सिस्टम इनामों को सबसे अच्छे से लेकर कम उपयुक्त विकल्प तक क्रमबद्ध करता है। फिर भी उसे अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता थी। सिस्टम का सर्वोत्तम विकल्प जरूरी नहीं कि उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत हो। सिस्टम उसकी मदद करता है, नियंत्रित नहीं। कबीर ने संतोष से सोचा। वह अपना चयन पहले ही कर चुका था, लेकिन अभी इसे तुरंत चुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम हेवन स्वॉलोइंग स्पेस को मना निगलने से रोके रखेगा। प्राइमल एसेंस का क्या? उसने मन ही मन सोचा। डिंग! सिस्टम ने उद्देश्य मिशन जारी किया। उद्देश्य: 5 ट्रू विच स्तर के प्राइमल एसेंस एकत्र करना। इनाम: मिशन पूरा होने पर ट्रू विच स्तर की विशेषीकृत जादू शक्ति जागृत करना। कबीर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। सामान्य रूप से कोई भी विच तर्क और मंत्र सूत्र समझकर सभी प्रकार का जादू कर सकती थी, लेकिन ट्रू विच बनने पर जागृत विशेष जादू ही उनका सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला और सबसे शक्तिशाली जादू होता है। यह उनके शरीर का विस्तार जैसा होता है और इच्छा मात्र से बुलाया जा सकता है। कबीर ने सोचा, प्राइमल एसेंस मतलब मुझे और अवसर जुटाने होंगे। मिशन चुनौतीपूर्ण था, न बहुत आसान न बहुत कठिन। सही ट्रू विचेस ढूंढना मुश्किल नहीं था, बस उन्हें आकर्षित करना पड़ता। अल्पविराम। तो क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं है? लिनेट ने हल्की निराशा के साथ पूछा। क्षमा कीजिए मेरी लेडी, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। महिलाओं को भी वही अधिकार है जो पुरुषों को, वे जो चाहें करें और जो पसंद करें उससे प्रेम करें। उसकी शक्ति की राह विचेस के साथ निकटता पर निर्भर थी। वे उसके मना के स्रोत थीं। अगर महिलाएं पुराने समय की तरह विवाह तक सब कुछ रोक कर रखतीं तो उसका मार्ग कठिन हो जाता। वह इस जीवन में कई विचेस से जुड़ने वाला था, किसी एक से बंध कर नहीं। समझ गई। अच्छा है, लिनेट ने आधी मुस्कान के साथ कहा। फिर भी उसे उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। कबीर ने उसकी नाराजगी भांप ली और उसके बाल हल्के से सहलाते हुए बोला, पहली बार में सही प्रेम न मिलने की उम्मीद करना ठीक नहीं। किसी महिला को अतीत के बिना दोषी ठहराना अनुचित है, और विधवाओं से यह उम्मीद करना कि वे जीवन भर अकेली रहें केवल इसलिए कि उन्हें अशुभ माना जाता है, यह अन्याय है। लेकिन ये सोच अतीत की है। आज समय बदल चुका है। विचेस की आयु पुरुषों से अधिक है और उनकी शक्ति भी। 300 साल पुराने नियम आज लागू करना अजीब होगा, है ना? मैं भी यही मानती हूँ। लिनेट मुस्कुरा उठी, फिर बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हल्की महिला की तरह न देखो। मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं करती, कभी नहीं मेरी लेडी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे करीब खींचा।
लिनेट ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका लिया और वे कुछ देर शांत और सुकून भरे पल में रहे। वैसे उत्तर की ओर जाने की योजना क्या है? क्या तुम राजधानी जाओगे? उद्धरण चिन्ह। लिनेट ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। कबीर ने उसके स्वर में उम्मीद महसूस की। राजधानी जाने का इरादा है, लेकिन अभी नहीं। रास्ते में कुछ काम है, इसलिए वहां पहुंचने में समय लगेगा। तो क्या लेडी लिनेट राजधानी जा रही हैं? उद्धरण चिन्ह। लिनेट ने सिर हिलाया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कहा, मुझे पता है ये स्वार्थी अनुरोध है, लेकिन क्या तुम अपनी योजनाएं छोड़कर मेरे साथ चल सकते हो? नहीं, कबीर ने सीधे उत्तर दिया। ओह, लिनेट निराश हुई। अगर कोई और विच होती तो शायद उसे जबरदस्ती साथ ले जाती। लेकिन अगर तुम मुझे सिफारिशी पत्र लिख दो तो राजधानी पहुंचने के बाद तुम्हें ढूंढना आसान होगा। बिल्कुल, लिनेट की खुशी लौट आई। उसी समय लिलियस जाग गई और शिकायत करने लगी। लिनेट ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसके गालों को साफ किया। लिलियस उसकी प्यार भरी देखभाल पर मुस्कुरा दी। जब लिलियस ने देखा कि कबीर और लिनेट एक दूसरे के करीब हैं तो उसका मन तुरंत कुछ निष्कर्ष निकालने लगा और अगले ही पल वह जमसी गई। तंबू में कबीर और लिनेट की निकटता की हल्की खुशबू फैली हुई थी और लिनेट की चेहरे साफ करने की जल्दबाजी को देखकर लिलियस का यह मानना स्वाभाविक था कि दीदी, तुम तो बहुत ज्यादा हो। ये कैसे कर सकती हो उसी तंबू में जहां मैं सो रही थी? मेरी कोई परवाह नहीं है क्या? लिलियस ने छोटे छोटे मुक्कों से लिनेट के कंधों पर थप्पड़ मारे और शिकायत की कि उसकी निगाहों का शिकार उसकी दीदी ने खा लिया। गलती मेरी थी, ठीक है। राजधानी पहुंचते ही मैं इसे सुधार दूंगी। लिनेट ने अपनी छोटी बहन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लिलियस ने मूंछ फुला ली। या हूंफ। लिलियस की नखरे देखकर लिनेट को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई और उसने लिलियस का सिर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अचानक लिनेट ने चिल्लाते हुए लिलियस को अलग किया और देखा कि उसके स्तनों पर दांत का निशान था। तुमने मुझे काट दिया, अब मैं गुस्सा हूं। ब्लेटिल्ड। लिलियस ने जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं देख रही थी कि क्या अभी भी उस स्वाद को महसूस कर सकती हूं। लिनेट कुछ नहीं कह पाए। कुछ समय बाद उसने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें पुरुष और महिला के मामलों में दिलचस्पी है, यह मैं समझती हूं, लेकिन अपने शरीर की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। हाँ, पता है, मैं अपने शरीर को उत्तेजित नहीं कर सकती, लेकिन मैं उत्साहित तो हो सकती हूं ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिलियस की आंखों में चमक आए और उसने लिनेट को धक्का देकर हटाया। हटो दीदी, मैं अपने पसंदीदा व्यक्ति के रास्ते में नहीं आती। लिलियस ने कबीर की नंगे शरीर पर अपनी नजरें टिकाई, जो बिस्तर पर जैसे कोई सुपरमॉडल खड़ा हो रहा था और उसकी ओर देख रहा था। अरे अरे, ज्यादा उत्साहित मत हो, कबीर ने दोनों बहनों को मुस्कुराते हुए कहा, उनकी मजेदार बहन भाई की बातचीत को देखकर। पुची। लिलियस को हल्की चोट लगी और उसने तुरंत नाक छिपा ली। कबीर, उफ, मैं खतरे में हूं। कबीर ने हल्की हंसी दी जब उसने लिनेट की झलक देखी, लेकिन बात गंभीर हो गई जब लिनेट ने जल्दी से उन्हें तंबू से बाहर खींचा और वे दोनों कपड़े पहन गए। तुमने नहीं देखा कि मेरी बहन जाग गई? लिनेट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुमने तुरंत कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं प्रकृति से अपने संबंध को गहरा करने की कोशिश कर रहा था, कबीर ने हंसते हुए कहा। लिनेट फटने ही वाली थी, लेकिन कबीर ने पीछे से उसे गले लगाया और उसके क्रॉस किए हुए हाथ पकड़े। मजाक अलग, मेरी लेडी, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कैसे नहीं होऊं? तुम मेरी बहन के सोते हुए चेहरे पर ऐसा कर सकते हो? लिनेट ने दांत निचोड़ते हुए चेतावनी दी। क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर कोई और विच होती तो मैं तुम्हें मार देती? उद्धरण चिन्ह। मैं कहना चाहता हूं कि राजधानी पहुंचकर तुम ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, नहीं तो अपनी जान खतरे में डाल दोगे। लिनेट ने थोड़े नर्म स्वर में जोड़ा। अरे मेरी लेडी, तुम मुझे गलत आरोपित कर रही हो। मैं व्यस्त था अपने प्रेम के पात्र को भरने में। कहाँ समय मिलता मुझे कहीं और अपने बीज फैलाने का। मेरी लेडी, तुमने लेडी लिलियस की नींद में आए लार को गलत समझ लिया, कबीर ने समझाया। लिलियस का नींद में लार गिरना कबीर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह थोड़ी शरारती थी और उनकी निकटता से उसकी खुशबू और सुनाई देने वाली आवाज़ उसे मीठा सपना देने लगी। लिनेट सच जानकर शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ़ करना कबीर, मैं यह नहीं समझ पाई कि अंतर क्या है। रंबल। लिनेट ने माफ़ी पूरी कर पाई नहीं थी कि दूर पूर्वी दिशा में अचानक जोरदार धक्का महसूस हुआ। रंबल रंबल। इस बार दो शक्तिशाली झटके पश्चिमी दिशा से आए। हंगामा पूरे एस्कॉर्ट ग्रुप को चेतावनी देने वाला था और लिलियस भी बाहर जाकर जांच करने दौड़ी। अंधेरी रात में दूरी के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ चांद की रोशनी में दूर खड़ी चट्टानों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ये क्या हो रहा है?
वो झटके क्या थे, यहाँ तक कि मैं हल्की कंपकंपी महसूस कर सकती हूँ। लिलियस ने चौंकते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ शक्तिशाली चीज ने दोनों तरफ की चट्टानों पर हमला किया, लेकिन अंधेरे में देख पाना मुश्किल है, कैप्टन रिस ने अनुमान लगाया। दूरी देखकर लगता है कि यह ब्लैक मून सिटी के पास ही होगा। ब्लैक मून सिटी के पास? क्या शहर पर हमला हो रहा है? क्या हमें वापस जाना चाहिए? एक जवान योद्धा ने हैरानी से पूछा। अन्य जवान भी यही सोचने लगे। कबीर ने मन ही मन परिस्थितियों का अनुमान लगाया और भयावह निष्कर्ष निकाला। नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। हमें जल्द से जल्द ब्लैक मून रीजन छोड़ना होगा। कबीर ने सभी से जोर से कहा। सब कुछ पैक करो। पूरे उत्तर क्षेत्र में शहर की दीवारों के बाहर सबके लिए नरक बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कैप्टन रिस और अन्य कबीर की जल्दबाजी देख सकते थे। ऐसी स्थिति किस तरह की है कि तुम्हें इतना डराया? उन्होंने पूछा। सबसे खतरनाक प्रकार, कबीर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। मैं रास्ते में विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल हमें जल्दी चलना होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हम कबीर की बात मानेंगे। लिनेट ने सहमति व्यक्त की। एस्कॉर्ट ग्रुप तुरंत सामान लद कर रवाना हो गया। लिनेट ने अपनी अर्थ सैलमैंडर को बुलाया। थोड़ी देर बाद पूरे उत्तर क्षेत्र में अनगिनत हेलहाउंड्स की चीखें गूंजने लगीं। कबीर, साफ साफ बताओ, हम किस तरह के खतरे में हैं? लिनेट ने गंभीर स्वर में पूछा। किसी ने जानबूझकर चट्टानों पर हमला किया ताकि डार्क हेलहाउंड्स को बाहर निकाला जा सके। वे उत्तर क्षेत्र में यात्रा कर रहे सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले थे। जल्द ही पूरा उत्तर क्षेत्र डार्क हेलहाउंड से भर जाएगा, का बीर ने समझाया। और भी बुरा ये कि उनमें कई रैंक 2 और कुछ रैंक 3 डार्क हेलहाउंड्स भी होंगे। कबीर ने सिटी लॉर्ड इस्टाना की पागलपन की गंभीरता को कम आंक लिया था। ब्लैक मून सिटी। कुछ समय पहले एक बैटल विच शहर के किले में लौट आए और रिपोर्ट की। अतः यहाँ लेडी इज़ाबेल की मौत के बारे में कुछ निष्कर्ष देने के लिए तैयार हूँ। बूम! शहर के लॉर्ड इस्टाना का कार्यालय का लकड़ी का दरवाज़ा टूट गया जब वह जोर से भीतर आए और बैटल विच की ओर गहरी नज़र से देखी। बोलो, तुमने क्या पता लगाया? सिटी लॉर्ड इस्टाना ने पूछा। हाँ, मेरे लॉर्ड, अर्थर ने जवाब दिया और अपनी खोज बताए। दिन के समय लेडी इज़ाबेल ने सीनियर विच एनिवसे के नौकर की हत्या कर दी और उसकी क्रूर प्रतिक्रिया से लेडी इज़ाबेल लगभग वहीं मारी जाती। सौभाग्य से सीनियर विच ग्वेना समय पर पहुंच गईं और अपनी हीलिंग जादू से लेडी इज़ाबेल को बचाया, फिर उन्हें आगे की देखभाल के लिए इन्फर्मरी भेजा। इस अधीनस्थ की जांच ने मुझे यंग लेडी इज़ाबेल द्वारा मारे गए नौकर के बारे में और पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उस नौकर का नाम कबीर था और वह छात्रों में अपनी कौशल और लोकप्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। हालांकि यह अधीनस्थ को अजीब लगा कि उसकी लाश कचरा स्थल में फेंक दी गई, बजाय उचित अंतिम संस्कार के, जबकि इतने सारे युवा विचेस उसे पसंद करते थे। जब यह अधीनस्थ कचरा स्थल देखने गया, वहां कुछ भी नहीं मिला। कोई लाश नहीं, कोई कचरा नहीं, कुछ भी नहीं। कचरा स्थल साफ कर दिया गया था, जो सामान्यतः हर 1 या 2 महीने में होता है। लेकिन छात्रों के गवाहों के अनुसार उन्होंने पाया कि कचरा स्थल कुछ दिन पहले ही साफ किया गया था, जो असामान्य था। इस अधीनस्थ को यह विशेष रूप से संदिग्ध लगा। ऐसा लगता था कि अकादमी ने जानबूझकर सबूत हटाने के लिए समय से पहले कचरा साफ कर दिया। इसलिए इस अधीनस्थ ने अपनी आंखों से यह पुष्टि नहीं कर सका कि नौकर वाकई मरा है या नहीं। रिपोर्ट खत्म होने के बाद सिटी लॉर्ड इस्टाना चुपचाप सोच में पड़ गई। कोई भी विच इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि किसी अन्य विच के मना स्रोत को निगल ले। लेकिन अगर कोई खून खराबे के हथियार पर निगलने का जादू लिखा गया हो, तो कोई भी मेरी बेटी को मार सकता था, भले ही वह एक कमजोर नौकर ही क्यों न हो। सिटी लॉर्ड इस्टाना का चेहरा इस विचार पर कठोर हो गया। मेरे लॉर्ड, मुझे बताया गया कि सर्वेंट कबीर एक विच वंशज है, बैटल विच ने कहा। हालांकि गवाहों के अनुसार उसका शरीर अन्य विच वंशजों की तुलना में काफी कमजोर था। क्या यह उसकी पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर किया गया छल था, ताकि वह किसी डार्क संगठन का सदस्य दिखे? मैं किसी और के बारे में सोच नहीं पा रही जो शहर के लॉर्ड की बेटी की हत्या करने की हिम्मत रखता। बैटल विच ने दान अनुमान लगाया। 7 विच किंगडम्स सहित महाद्वीप में कई डार्क संगठन मौजूद थे। उनकी ताकत और कार्यक्षेत्र अलग अलग थे, लेकिन मोडस ऑपरेंडाई समान था। चाहे जासूसी, छल या हत्या, वे सही कीमत पर कोई भी काम स्वीकार कर लेते थे। हाल ही में सुना है कि असेंबली ऑफ साइलेंट नाइट इस क्षेत्र में सक्रिय थी, सिटी लॉर्ड इस्टाना ने कहा और अपनी जलती नजरें तंग कर दीं। अगर यह उनका काम था, तो यह हत्या नहीं बल्कि कमीशन हत्या थी। सिटी लॉर्ड इस्टाना ने अपने हाथ मुट्ठियों में बांधे और क्रोध से उबलती आवाज में कहा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो असेंबली ऑफ साइलेंट नाइट को शहर के लॉर्ड की बेटी की हत्या के लिए कमीशन दे सकते हैं, बिना भारी भुगतान किए और उच्च स्थिति के बिना।
बैटल विच ने सोचा, लेकिन ऐसा कौन करेगा? हालांकि इस्टाना ग्लरायात का स्वभाव जिद्दी था और अन्य अभिजात वर्ग की विचेस को नापसंद करवा सकता था। फिर भी इतनी बड़ी कीमत देकर उसकी बेटी की हत्या करवाना असामान्य था। कोई मेरी सीमा पर नजर रख रहा है। मेरी प्यारी बेटी मेरी स्थिति के कारण फंस गई। सिटी लॉर्ड इस्टाना ने दांत निचोड़ते हुए कहा और प्रतिज्ञा की, मैं सुनिश्चित करूंगी कि वे कीमत चुकाएं, चाहे कोई भी हो। ब्लैक मून रीजन के आसपास के सभी क्षेत्रीय लॉर्ड मेरे संदेह में हैं। असेंबली ऑफ साइलेंट नाइट भी कीमत चुकाएगी, चाहे उनकी कोई एक छोटा एजेंट ही क्यों न हो, वह कभी वापस नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह, लेकिन आप हत्यारे को पकड़ने की योजना कैसे बनाएंगी, मेरे लॉर्ड? बैटल विच ने पूछा। अगर सर्वेंट कबीर असेंबली ऑफ साइलेंट नाइट द्वारा अकादमी में छुपाया गया चेस पीस था, तो वह कार्य पूरा करने के बाद शहर में नहीं रहता, बल्कि वह रात के समय शहर छोड़ देता। मेरे पास अपने तरीके हैं। सिटी लॉर्ड इस्टाना ने उदासी भरे स्वर में कहा। काले आंखों से जो सब कुछ निगलने जैसा लग रहा था, सिटी लॉर्ड इस्टाना अपने किले से बाहर उड़ गई और वेल के आकार के फायरी फिस्ट गॉन्टलेट्स को बुलाकर पूरब और पश्चिम की चट्टानों पर फेंक दिया। बूम बूम, विशाल आग के मुंह के चट्टानों से टकरा रहे थे, जिससे चट्टानों के विशाल हिस्से टूटकर गिर रहे थे। चट्टानों के तल पर दर्जनों घर तबाह हो गए और पूरे ब्लैक मून सिटी में हड़कंप मच गया। बैटल विच अर्था जल्दी से उड़ती हुई आई और अपने लॉर्ड से बोली, मेरे लॉर्ड, कृपया इस पागलपन को रोकें। आप अपने ही लोगों को मार रही हैं, और आपके हमले की कंपकंपी पूरे ब्लैक मून रीजन में फैल जाएगी और डार्क हेलहाउंड्स को पागल कर देगी। यही मैं चाहता हूँ। अगर हाउंड्स अच्छे शिकार नहीं बनते, तो मैं उन्हें क्यों रखती कि यात्री मेरी सीमा पार करते समय परेशान हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोई भी ब्लैक मून रीजन से बच नहीं सकता। सिटी लॉर्ड इस्टाना ने क्रोध में दहाड़ मारी। अल्पविराम। और मजबूत डार्क हेलहाउंड्स की क्रोधपूर्ण चीखें सुनाई दी जब कबीर की टीम ब्लैक मून रीजन छोड़ रही थी। अंधेरी रात में कई परछाइयां पास आती दिखाई दीं। युद्ध असमय होने वाला था। जल्दी करो, गाड़ियों को छोड़ो, वे हमारे रफ्तार के साथ नहीं चल सकती। कैप्टन रिस ने तुरंत आदेश दिया। उस समय कबीर अर्थ सैलमैंडर पर खड़ा हुआ और अपने ट्विन फैंग डैगर्स निकाल लीवाए। लाल भाले की चमक, जो अब उनके जुड़वां खतरनाक दांत बन चुके थे, तुरंत ही नजर आ गई जब कबीर ने उन्हें अपनी चोगे के नीचे से कपड़े के आवरण से बाहर निकाला। जलाओ। कबीर ने दोनों खंजर एक दूसरे से रगड़कर झटका दिया और सबसे छोटी चिंगारी ने जुड़वां खंजरों को लाल आग की लपटों में बदल दिया। आवरू। डार्क हेलहाउंड्स ने डर के बावजूद थोड़े से भौंकने की कोशिश की, लेकिन उनके कांपते शरीर ने स्पष्ट रूप से डर दिखा दिया। क्या ये तुमने किया, कबीर? ऋषभ ने पीछे मुड़कर हैरानी से पूछा। हाँ, उच्च रैंक के क्रिम्सन डायरवुल्फ्स में निम्न रैंक के डार्क हेलहाउंड्स पर स्वाभाविक दबाव डालने की क्षमता होती है, कबीर ने जल्दी से समझाया और समूह को आगाह किया। अब बस दौड़ते रहो, रुकना मत। हेलहाउंड्स से सीधे टकराओ मत, बस उनके हमलों को पारी या डॉज करते रहो। ये लाल दांत असली क्रिम्सन डायरवुल्फ्स जितने शक्तिशाली नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही कबीर ने समझाया, शुरुआती आश्चर्य के बाद दबाव कमजोर पड़ गया और रैंक 1 के डार्क हेलहाउंड्स ने फिर से हमला करना शुरू किया। फिर भी उनकी उग्रता, गति और हमला क्रिम्सन डायरवुल्फ्स के लाल दांतों की उपस्थिति में आधे से कम हो गया। रैंक 1 के डार्क हेलहाउंड्स के समूह को पूरी तरह दबाने के लिए कबीर को कम से कम रैंक 3 क्रिम्सन डायरवुल्फ्स के लाल दांत चाहिए थे। कमाल है, ये सोचकर कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी था, ऋषभ ने आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ ही देर बाद उसने अपने पूरे शरीर को लाल आभा में ढक लिया, जो उसके तलवार तक फैल गई और आसानी से एक ही वार में 2 हेलहाउंड्स को काट डाला। कबीर की नज़रें एक क्षण के लिए टिमटिमाईं। आभा वह शक्ति थी जो पुरुष जादूगर वंशजों में तब उत्पन्न होती थी जब वे अपने शारीरिक शरीर को सीमा तक प्रशिक्षित करते हैं और उनके शरीर की अनियंत्रित मना उनके रक्त और आत्मा के साथ मिल जाती है। फिर भी अपवाद हमेशा मौजूद होते हैं। प्रतिभाशाली आभा मास्टर्स बिना शारीरिक प्रशिक्षण के अपने आत्मा पर भरोसा कर जल्दी आभा जगा सकते थे। हालांकि कबीर दूसरों के इस शक्ति पर ईर्ष्या करता था, यह विचार जल्दी ही समाप्त हो गया। रुको, कबीर, मत जाओ, लिनेट ने अचानक कबीर को रोकते हुए कहा जब वह जुड़वां खंजरों के साथ आगे बढ़ने वाला था। मुझे अपने जादू से उनकी मदद करने दो, उसने प्रस्ताव रखा। लेकिन कबीर ने सिर हिलाकर इनकार किया। बिल्कुल नहीं, मेरी लेडी। तुम समूह में एकमात्र ट्रू विच हो जो रैंक 2 के डार्क हेलहाउंड्स को मार सकती हो और संभवतः रैंक 3 का सामना कर सकती हो। अगर हम यहाँ से जीवित बाहर निकलना चाहते हैं, तो तुम्हें अपनी मना महत्वपूर्ण क्षणों के लिए बचानी होगी, कबीर ने दृढ़ता से कहा। ठीक, लेकिन सावधान रहना, लिनेट ने कहा। मैं रहूंगा, कबीर ने सिर हिलाया।
बोलने की जरूरत ही नहीं थी, उसने अपना सब कुछ लगाया था ताकि उनके जीवित रहने की संभावना अधिकतम हो, न कि नए मिले लोगों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए। स्विश! कबीर ने तेजी से रैंक एक डार्क हेलहाउंड्स के सामने दौड़ लगाई और अपने जुड़वां खंजरों से 2 हेलहाउंड्स को एक ही बार में मार गिराया, फिर अगले 2 को मार दिया। हालांकि चारों में से कोई तुरंत नहीं मरा, लेकिन वे सभी पैरालाइज हो गए क्योंकि कबीर ने उनके गले की नसों और शिराओं को काट दिया था और वे जल्द ही खून से मरने वाले थे। कम से कम शक्ति और अधिकतम गति के साथ कबीर ने दौड़ते हुए सबसे कुशल हत्या पद्धति अपनाई। क्या कबीर की क्षमता ने ऋषभ और युवा योद्धाओं को चौंका दिया और उसका बिना आभा वाला शरीर उन्हें और अधिक हैरान कर गया। आभा केवल शारीरिक शक्ति और हमले को नहीं बढ़ाती, ये रक्षा को भी मजबूत करती है। प्रभावित हूँ भाई, ऋषभ ने दौड़ते हुए कहा, मैं पूरी तरह से विश्वास कर गया कि तुम अकेले भी इन क्षमताओं के साथ जा सकते हो। तुमने अपने शरीर को ऐसे कैसे प्रशिक्षित किया? मैंने प्रशिक्षित ही नहीं किया, कबीर ने उत्तर दिया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि लोग बाद में आसानी से पहचान सकते थे। अचानक कबीर फिर से दौड़ा और 2 और हेलहाउंड्स को काट डाला, फिर ऋषभ और अन्य के पकड़ने तक धीरे हो गया। अगर यह प्रशिक्षण की वजह से नहीं है तो यह दैवीय शक्ति की देन होगी। लेकिन यार, मैं ईर्ष्यालु हूँ, ऋषभ ने कहा। जैसा है वैसा ही है, अपनी विरासत से लड़ नहीं सकते, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कबीर ने एक और रैंक एक डार्क हेलहाउंड को काटते समय बाएं कंधे में चुभन महसूस की। उसकी त्वचा थोड़ी कठोर थी, गति थोड़ी तेज थी और डेबफ कम था। वही रैंक 1 का डार्क हेलहाउंड था जो रैंक 2 के करीब था। साथ ही पीछे दौड़ रहे ऋषभ के चेहरे पर कुछ खून की बूंदें चढ़ीं और उसने जल्दी पूछा, ठीक हो भाई कबीर? उद्धरण चिन्ह, ठीक है, बस एक छोटा सा कट है, कबीर ने शांतिपूर्वक कहा। बेसिक स्तर की पुनर्जनन क्षमता के कारण रक्तस्राव 15 सेकंड में बंद हो गया और अगले 5 मिनट में घाव पूरी तरह से गायब हो गया। बेसिक स्तर की पुनर्जनन क्षमता में पहले से ही ऐसा प्रभाव है। उच्च स्तर का क्या होगा? कबीर ने सोचा। सिर्फ वही नहीं, ऋषभ और अन्य युवा योद्धा भी हैरान थे। स्वाभाविक दैवीय शक्ति और उच्च पुनर्जनन, सचमुच दैत्य गुण वाला शरीर, ऋषभ ने फिर से ईर्ष्या व्यक्त की। सभी पुरुष जादूगर वंशज एक विशेष जादू और पूर्वजों के अनुसार अपने शरीर और गुणों के साथ जन्म लेते थे। इनाम का उपयोग करना चाहिए, इससे पहले कि मैं अपनी अंक खो दूं, कबीर ने मन ही मन सोचा। पीछे पृथ्वी सलामेंडर पर बैठे लिलियास ने दक्षिण दिशा की ओर नजर डाली और अपनी बहन से कहा, बहन, क्या तुम्हें लगता है आंटी जिम्मेदार हैं? लिलियास ने धीरे से पूछा। आंटी, लिनेट ने अपने भौहें चढ़ाईं और उनके कभी प्यार करने वाली आंटी की यादें उनके दिमाग में उभर आईं। फिर उन्होंने आह भरी, चलो कुछ भी अनुमान न लगाएं। पहले हमें इस जगह से जीवित बाहर निकलने की चिंता करनी चाहिए। फिर हम उस विशेषज्ञ हीलर को ढूंढेंगे जिसने हाल ही में अपनी आई अवेकनिंग हासिल की है ताकि वह तुम्हारी स्थिति का इलाज कर सके। बाकी सब बाद में। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बहन। लिलियास ने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया और उदास मन से सिर झुका लिया। जन्म से ही जादू का उपयोग न कर पाने की उसकी अक्षमता हमेशा डेलारोआ हाउस होल्ड के सदस्यों के लिए चिंता और शर्म का कारण रही थी, जो एक उच्च दर्जे वाले जादूगरों का परिवार था। वह केवल एक साधारण मनुष्य थी, बिना जादू के। अगर उसके शरीर में मना का अत्यधिक संचय न होता जो उसके जीवन को खतरे में डाल रहा था, लोग पहले ही शक कर लेते कि वह किसी और परिवार की संतान है। अल्पविराम। डिंग। लेस दैन। आपने पहला पुरस्कार विकल्प चुना। ग्रेटर दैन। लेस दैन। आपकी बाहरी रक्षा 3 अंक बढ़ जाएगी। ग्रेटर दैन। पुरस्कार चुनने के थोड़ी देर बाद कबीर ने महसूस किया कि पृथ्वी गुण वाले शुद्ध मना का ढेर सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर उसकी त्वचा पर फैल गया। कबीर ने हल्की सिकुड़न के साथ अपनी त्वचा पर चींटियों के रेंगने जैसा अनुभव महसूस किया, जैसे सुइयों से छेड़छाड़ हो रही हो, लेकिन उसने इसे अपने गति को रोकने नहीं दिया और अग्रिम पंक्ति संभाले रखा। स्विश, स्विश टिल्ड। एक तेज कदम के साथ कबीर ने 2 और हेलहाउंड्स के पास दूरी पूरी की और अपने जुड़वां खंजरों से लाल रोशनी की एक काया रेखा बनाई, उनके गले को अद्भुत कोनों से काटा, फिर एक रोल मारा और वापस खड़ा होकर आगे बढ़ा। अगर हम इन हेलहाउंड्स को शहर में बेचते तो अच्छा पैसा मिल जाता, ऋषभ ने पीछे छूटे शरीरों की संख्या देखकर आह भरी। खैर, कोई बात नहीं, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तभी अच्छा है जब आप इसे खर्च करने के लिए जीवित हों, कबीर ने कैजुअली कहा, लेकिन सच में वह उन्हें याद दिला रहा था कि लोभ न करें। वह नहीं चाहता था कि एस्कॉर्ट समूह धन के लोभ में ऐसा हो कि जीवन की नजरअंदाजी करे और सबको पीछे खींचे। आवरू। कबीर ने अपने जुड़वां खंजर कसकर पकड़े और आगे आने वाले हेलहाउंड्स को मारने के लिए तैयार हो गया, जब अचानक की गई दहाड़ ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई।
उस क्षण उसकी पुतली तुरंत सिकुड़ गई। हेलहाउंड्स अचानक चालाक हो गए, दो समूहों में बंट गए और पीछे के युवा योद्धाओं पर हमला करने के लिए चक्कर लगाने लगे। युवा योद्धाओं ने चिल्लाया, सावधान! वह रैंक 2 डार्क हेलहाउंड की दहाड़ थी। ऋषभ का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने समूह को गंभीरतापूर्वक चेताया। वे रैंक 1 डार्क हेलहाउंड्स को आदेश देने में सक्षम हैं। हम रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स को रोकने के लिए आप पर भरोसा करेंगे, ऋषभ। कबीर ने नेतृत्व सौंपते हुए कहा, रैंक 1 डार्क हेलहाउंड्स को मेरे हवाले छोड़ दो। बिना कहे ही स्पष्ट है। ऋषभ ने सिर हिलाया और रैंक 2 डार्क हेलहाउंड को खोजने के लिए अपनी इंद्रियां उच्चतम स्तर पर ले गया। जैसे ही कबीर पीछे युवा योद्धाओं की मदद के लिए पृथ्वी सलामेंडर के पास दौड़ा, लिनेट ने अपनी आंखों से मदद करने का इरादा जताया। तुम्हें अपने मना को महत्वपूर्ण क्षण के लिए बचाना होगा, मेरी लेडी। कबीर ने कड़ी चेतावनी दी। वह युवा योद्धाओं के जीवन की कोई परवाह नहीं करता था। अगर उन्हें बलिदान करना पड़ता ताकि लिनेट के पास रैंक 3 डार्क हेलहाउंड्स के संभावित खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त मना बची रहे, तो वह इसे खुशी खुशी करता। बाएं पीछे के एक युवा योद्धा को 3 हेलहाउंड्स ने पकड़ लिया और मार डाला, क्योंकि कबीर पहले दाहिनी तरफ मदद करने गया। लिनेट ने अपने होंठ दबाए और लिलियास की आंखें उस भयानक दृश्य से ढक दीं। हेवी! युवा योद्धाओं ने अपने साथी के खोने पर चिल्लाया, लेकिन सामने हेलहाउंड्स के तुरंत खतरे ने उन्हें शोक मनाने का समय नहीं दिया। कबीर ने दाहिनी ओर खत्म किया और बाएं तरफ मदद करने भागा, लेकिन हेलहाउंड्स तुरंत रैंक 2 डार्क हेलहाउंड के आदेश पर पीछे हट गए। रैंक 1 डार्क हेलहाउंड्स तुरंत अलग लक्ष्य पर हमला करने लगे और कबीर ने अनुसार प्रतिक्रिया दी, पृथ्वी सलामेंडर के मध्य दाएं हिस्से की ओर दौड़ा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने अपनी आंखों के किनारे से थोड़ा बड़ा छाया सा महसूस किया, जो अद्भुत गति और समय के साथ उस पर दौड़ रहा था। ऋषभ! सही समय पर! कबीर की आवाज के तुरंत बाद, सतर्क और युद्ध तैयार ऋषभ ने दहाड़ लगाई और सही समय पर रैंक 2 डार्क हेलहाउंड के छिपे हुए हमले को अपनी बड़ी तलवार से रोक दिया। क्लैंग! दोनों दानवों के बीच हुई टक्कर तुरंत उन्हें अलग कर दी। फिर भी ऋषभ ने पृथ्वी सलामेंडर की एक चलती हुई टांग पर किक मारी और रैंक 2 डार्क हेलहाउंड की ओर फिर से फॉलोअप हमला किया। ऋषभ ने दहाड़ लगाई, दोनों हाथ तलवार के हैंडल पर कसकर पकड़कर, और बड़ी तलवार को एक शक्तिशाली झप्पी के लिए सिर के ऊपर उठाया। उस क्षण उसके शरीर के चारों ओर लाल आभा बड़ी, कंपन करने लगी, तलवार पर केंद्रित हुई और बड़ा तलवार रूप बन गया, जो क्रिम्सन बस्टर तलवार जैसा दिख रहा था। आभा आर्मामेंट! ये वह सबसे शक्तिशाली रूप था जो रैंक 2 आभा मास्टर्स अपने हथियार को दे सकते थे, अपनी सारी आभा निवेश कर और उसी समय अपनी शरीर रक्षा छोड़ देते थे। ऋषभ का हमला रैंक 2 डार्क हेलहाउंड को पूरी तरह मात दे गया, सीधे उसके शरीर को आधा कर दिया। उसके दांत, पंजे और सभी टूट गए। बूम! बस्टर फॉर्म तलवार जमीन से टकराई, धूल का तूफान उठाया और फिर बस्टर तलवार आभा ऋषभ के शरीर में लौट गई। कबीर ने देखा कि ऋषभ की त्वचा पर लालिमा अभी भी छाई हुई थी। आमतौर पर रैंक 2 आभा मास्टर्स रैंक 2 दानवों को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, सिवाय इसके कि उनके पास विशेष शारीरिक बनावट हो जो उनके हमला शक्ति को बढ़ाए। आग गुण वाला बर्सिक फिजिकस। कबीर ने सोचा, ये रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स के लिए आम बनावट थी, दुर्लभ डुअल गुण दैत्य फिजिकस की तुलना में, जो कबीर के पास नहीं था। फिर भी वह अपनी वास्तविक बनावट पर विचार करने का समय नहीं पा रहा था, क्योंकि क्षेत्र में कई रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, जिससे सभी का चेहरा बदल गया। वो कई रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स की दहाड़ें थीं। दौड़ो! ऋषभ ने चिल्लाया। कुछ ही क्षण में पूरा एस्कॉर्ट समूह अपनी पूरी गति से दौड़ने लगा, ताकि हेलहाउंड्स की पीछा से बचा जा सके। कबीर फिर से पृथ्वी सलामेंडर पर गया और मैजिक विशन का उपयोग कर अंधेरे में मना की गति का निरीक्षण करने लगा। उसके चेहरे पर तुरंत चिंता का भाव आया। हम रैंक 2 डार्क हेलहाउंड से तेज नहीं दौड़ सकते, उनकी शक्ति, गति और रक्षा हर मामले में डार्क हेलहाउंड से बेहतर हैं, कबीर ने कहा। वे हमें पहले या बाद में पकड़ ही लेंगे। तो तुम क्या सुझाव देते हो? एक युवा योद्धा ने तीखी आवाज में पूछा। हम पहले ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं सिवाय दौड़ने के? हमारे पास लेडी लिनेट भी हैं, उनकी जादू से हम निश्चित रूप से बच जाएंगे, एक अन्य युवा योद्धा ने दौड़ते हुए कहा। कबीर का भौहें और भी तनी। जैसा उन्होंने कहा, लिनेट का ट्रू मैजिक ही एकमात्र उचित तरीका था रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स के समूह का सामना करने के लिए। लेकिन वह विकल्प अब बाहर था, क्योंकि रात का शिकारी अपनी चाल चला चुका था। कबीर ने देखा कि रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स से भी अधिक सघन मना का समूह उनके पास तेजी से और बिना आवाज के भूत जैसी उपस्थिति में बढ़ रहा था। कबीर को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह रैंक 3 डार्क हेलहाउंड था। हम अब बड़ी मुसीबत में हैं।
कबीर ने कहा, हमने बहुत सारे हेलहाउंड्स मार दिए हैं और एक रैंक 3 डार्क हेलहाउंड को आकर्षित कर लिया। ये निश्चित रूप से उनके सामने वाले झुंड का बड़ा नेता था। रैंक 3 डार्क हेलहाउंड। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ और युवा योद्धाओं ने भारीपन महसूस किया। रैंक 3 डार्क हेलहाउंड की बात छोड़ो, आने वाले रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स का समूह पहले से ही उनके संभालने की क्षमता से अधिक था। धत्तेरे की, अगर हमारे पास कुछ और घंटे होते तो हम ब्लैकमून क्षेत्र से बाहर निकल सकते थे। उद्धरण चिन्ह। हाय, भले ही हम बाहर निकल जाएं, इसका मतलब यह नहीं कि हेलहाउंड्स पीछा करना बंद कर देंगे। जब तक एक सीनियर विच हस्तक्षेप नहीं करती, हम फिर भी बर्बाद हो जाएंगे। कबीर को रैंक 3 डार्क हेलहाउंड के बारे में कैसे पता चला? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने कोई जोरदार दहाड़ नहीं सुनी। किसी ने सवाल उठाया। ऋषभ और बाकी तुरंत शक करने लगे। कबीर उन्हें देख सकता है। लिलियास ने कबीर की ओर से जवाब दिया, जिसे वह खामोशी से और जिज्ञासापूर्वक खतरनाक पीछा के बीच देख रही थी। किसी के लिए भी यही निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन केवल लिलियास के पास ये सुविधा थी कि वह कबीर के व्यवहार का निरीक्षण कर यह समझ सके। फिर भी कबीर चुपचाप हेलहाउंड्स की गति का निरीक्षण करता रहा, जो उनकी बात को मौन में स्वीकार करने के समान था। अच्छा नहीं, कबीर ने अचानक कहा, रैंक 3 डार्क हेलहाउंड रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स को पूरी तरह से हमें फंसाने का आदेश दे रहा है। सब लोग नाले की ओर भागो, ऋषभ ने जल्दी कहा, और कोई रास्ता बाकी नहीं था। हालांकि कबीर दिन भर में ब्लैकमून क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रैंक 3 और कई रैंक 2 डार्क हेलहाउंड्स के सामने आगे बढ़ने का विकल्प अब व्यवहारिक नहीं था। आगे बलपूर्वक बढ़ना केवल मौत की ओर ले जाता। युवा योद्धाओं की थकावट साफ दिखाई दे रही थी और उनके पास अपनी वर्तमान गति बनाए रखने की ज्यादा शक्ति नहीं थी। नाले, क्यों नाले? लिलियास ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। जबकि दो बहनों को कारण नहीं पता था, युवा योद्धा कप्तान के आदेश सुनकर जानकार प्रतिक्रिया देने लगे। नाले में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां गहराई नदी जितनी तेज है। वर्षों से एस्कॉर्ट समूहों ने इस तरह की आपात स्थिति के लिए पानी के नीचे कई सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया है, कबीर ने समझाया। वे भाग्यशाली थे कि रैंक 3 डार्क हेलहाउंड ने उन पर ध्यान दिया और वे ऐसे सुरक्षित क्षेत्र के पास थे। अचानक कबीर का चेहरा अगले ही पल बदल गया। लेडी लिनेट, यह आ रहा है, कबीर ने चेताया। रैंक 3 डार्क हेलहाउंड हमारी योजना को जानता है कि हम नाले में छिपेंगे। दूर से भूतिया छाया इतनी तेजी से आई कि यह रैंक 1 डार्क हेलहाउंड से कई गुना तेज थी और पल भर में समूह के पीछे पहुंच गई। लिनेट जान गई कि उसे अब अपना जादू इस्तेमाल करना होगा। अर्थ वॉल, मैजिक बैरियर। लिनेट ने अपनी रक्षा के जादू का आवाहन किया, लेकिन उसका चेहरा जल्दी ही बदल गया जब रैंक 3 डार्क हेलहाउंड उसकी रक्षा को जैसे कागज की तरह फाड़ दिया। आखिरकार एक ट्रू विच भी उस राक्षस का सामना नहीं कर सकती थी जिसे हराने के लिए सीनियर विचेस की शक्ति चाहिए थी। अर्थ सलामेंडर, लिनेट ने चिल्लाया। बाम, बड़ा फैमिलियर अंतिम उपाय के रूप में रैंक 3 डार्क हेलहाउंड के हमले को अपने शरीर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही टकराव में कबीर और दोनों बहनों को पृथ्वी सलामेंडर की पीठ से गिरा देता है। लिलियास। कबीर तेजी से अपनी बाहों से दोनों को पकड़ा, जबकि अपने खंजर थामे और नाले के किनारे उतरा। लेडी लिनेट, जल्दी यहाँ, ऋषभ ने नाले के उस हिस्से से सिर बाहर निकालते हुए कहा जहां पानी काफी गहरा लग रहा था। लेकिन रैंक 3 डार्क हेलहाउंड जल्दी ही पृथ्वी सलामेंडर को फेंककर पीछा किया, स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य तय करके। यह इतना चालाक था कि जानता था पहले किसे निशाना बनाना है। अर्थ वॉल, अर्थ शील्ड, मैजिक बैरियर। लिनेट ने अपनी अंतिम रक्षा जादू में सारी मना लगा दी, अपने सबसे शक्तिशाली रक्षा जादू का आवाहन किया, एक सर्व दिशात्मक बैरियर बनाया जो शुद्ध पृथ्वी गुण मना से बना था और उन्हें ढक रहा था। लेकिन ये रैंक 3 डार्क हेलहाउंड के हमले को रोकने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त था। बूम, फिर भी मैजिक बैरियर ने जोर से हिलकर दरारें दिखाईं और तीनों को नाले में उड़ा दिया। हालांकि मैजिक बैरियर ने अधिकांश प्रभाव को अवशोषित किया, शॉकवेव फिर भी पार कर गया। पफ्ट, लिनेट और कबीर के मजबूत शरीर शॉकवेव सहने में सक्षम रहे, लेकिन लिलियास जल्दी से शॉक की वजह से मुंह से खून उछाल बैठी। बहन, लिनेट ने चिल्लाया। उसने लिलियास के शरीर को पकड़ा और कबीर के साथ नाले की तलहटी की ओर चली, फिर ऋषभ का अनुसरण करते हुए पानी के नीचे के मार्ग में प्रवेश किया। हेलहाउंड्स पानी में प्रवेश नहीं किए और उनका पीछा नहीं किया। कुछ समय बाद वे एक भूमिगत गुफा तक पहुंचे, जहां बाकी युवा योद्धा इंतजार कर रहे थे। कबीर ने लिनेट की मदद से लिलियास को धीरे से जमीन पर रखा। अचानक एक युवा योद्धा कबीर के पास दौड़ा और गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लिया। सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उसका रोष फूट पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती है, युवा योद्धा ने कबीर की आंखों में घूरते हुए गुस्से में चिल्लाया। अगर तुम लेडी लिनेट को नहीं रोक तो हरवी नहीं मरता।
रुको, कैलेन, ऋषभ ने डांटा। कबीर ने युवा योद्धा को चुपचाप देखा, उसे अपना गुस्सा निकालने दिया, फिर उदासीन नजरों से पूछा, खत्म हुआ? युवा योद्धा धीरे धीरे शांत हुआ और उसने किसी और की तेज नज़र महसूस की। उस समय लिनेट ने अपनी बेहोश छोटी बहन को पकड़े हुए युवा योद्धा को उदास नज़र से देखा। अगर उसने अपना मना नहीं बचाया होता तो उसकी बहन शायद अंतिम रक्षा जादू में पर्याप्त मना न होने से मर जाती। युवा योद्धा धीरे धीरे पकड़ छोड़कर पीछे हटा। कबीर ने कॉलर को शांतचित्त होकर सीधा किया। तुम्हारा काम है अपने ग्राहक की रक्षा करना, लेकिन न केवल तुमने अपने ग्राहक को छोड़ दिया, बल्कि तुमने उम्मीद की कि तुम्हारा ग्राहक अपने साथियों को बचाए। शर्म करो, शांत हो जाओ, कैलेन, ऋषभ ने दृढ़ता से आदेश दिया और फिर आह भरी, जैसा कि भाई कबीर ने कहा। हम अपनी एस्कॉर्ट जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। हम न केवल पहले नाले की ओर भागे, बल्कि हमने अपने ग्राहकों को हेलहाउंड से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगर हम मर भी जाएं, तो भी हमें अपने ग्राहकों को खतरे में नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहने के बाद ऋषभ गंभीर मुद्रा में बोले, फिर भी कुछ संदेह हैं जिन्हें मैं आशा करता हूं कि लेडी लिनेट स्पष्ट कर सकें। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये बाद में होगा, लिनेट ने धीमे स्वर में कहा, अपनी छोटी बहन की स्थिति को देखकर। इसी समय कबीर ने मैजिक विशन से लिलियास का निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई असामान्यता दिखाई दे। हालांकि उसने देखा कि बिना या कम मना वाले व्यक्ति में उसके टूटी हुई मना नसों और डिसिग्नेटेड मैजिक सर्किट के अलावा कुछ भी गलत नहीं था। कबीर ने भौहें चढ़ाईं और कहा, लेडी लिलियास की जीवन राशि को शौक से काफ़ी नुकसान हुआ होगा, लेकिन क्या उसने अपने शरीर में कोई मना आधारित संरक्षण प्राप्त नहीं किया? नहीं, जन्मजात स्थिति के कारण उसके मना को नियमित रूप से निकालना पड़ता है ताकि उसका शरीर हानि से बच सके, लिनेट ने समझाया। कबीर तुरंत समझ गया। लिलियास के शरीर में मना को अवशोषित और परिसंचालित करने वाली नसें न होने के कारण कोई भी मना उसके शरीर में धूप जहरीली के समान होता अगर उसे बिना नियंत्रण छोड़ा जाए। मुझे लिलियास पर हीलिंग जादू करना होगा, लेकिन रैंक 3 डार्क हेलहाउंड को रोकने में मेरी सारी मना समाप्त हो गई। मेरी बहन का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है। अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि वह ज़्यादा देर टिक पाएगी। अगर हमारे पास होता तो हम उन्हें देने में खुशी महसूस करते, लेकिन दुर्भाग्यवश रिकवरी पोशंस तो हमने छोड़े गए वैगनों में छोड़ दिए थे, ऋषभ ने पछतावा व्यक्त किया। लिनेट ने होंठ कसे और उसकी आंखों में उदासी और निराशा झलक रही थी। जब कबीर ने ये देखा तो उसने भौहें तनी और अपनी मदद की पेशकश करने का मन बनाया ताकि लिनेट की भावनाएं और खराब न हो। एक और बरसक ट्रांसफॉर्मेशन इस छोटी बंद गुफा में आखिरी चीज होती। चिंता मत करो लेडी लिनेट, अगर आप अपने बहन को मेरा रक्त पिलाने की अनुमति दें तो इसे रिकवरी पोशंस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कबीर ने प्रस्ताव रखा। लिनेट की आंखें तुरंत जीवन से चमक उठीं। उसने दिल से कबीर की ओर देखा और अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद, मैं यह एहसान याद रखूंगी। उसकी सहमति मिलने के बाद कबीर ने शांतचित्त होकर अपनी कलाई काटी और रक्त लिलियास को पिलाया, बिना कोई भौं भी न तने। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लिलियास के फीके गालों में गुलाबी रंग लौट आया। केवल जब लिनेट ने अपनी बहन की सांसें स्थिर होती देखीं तब उसने राहत की आह भरी और उसके दिल से भारी बोझ उतर गया। आमतौर पर टूटी मना नसों को ठीक करने के तरीके थे। हालांकि ऐसे तरीके अच्छे और बुरे में विभाजित थे और इसका बहुत संबंध विच की भविष्य की प्रगति से था। सिर्फ अच्छी मना नसें ही विचेस को मना को बेहतर अवशोषित और परिष्कृत करने की क्षमता देती, चाहे मात्रा हो या गति। इसलिए सर्वोत्तम इलाज के लिए उन्हें वुड विशेषज्ञ हाई विच का इंतजार करना पड़ता। लिनेट ने लिलियास के बालों को हल्के और शांत स्वर से सहलाते हुए ऋषभ से कहा, बोलो, तुम्हारे क्या संदेह हैं? हमारी वर्तमान स्थिति का क्या संबंध इस बात से है कि आपने अपनी एस्कॉर्ट सेवा क्यों हाय की बजाय अपने डेलारोसा हाउसहोल्ड के गार्ड्स के उपयोग के? ऋषभ ने सवाल किया। लिनेट की आंखें चमकी और उसने कबीर की ओर आरोपात्मक नजर डाली, लेकिन उसने सिर हिलाया। भाई कबीर को देखकर इस तरह देखने की जरूरत नहीं, लेडी लिनेट। आपके हाउसहोल्ड की पहचान करना कठिन नहीं था, खासकर जब आप अपना असली नाम इस्तेमाल कर रही हैं, मेरी लेडी, ऋषभ ने स्पष्ट किया। ये सुनकर लिनेट ने तुरंत कबीर की ओर माफी भरी नजरें झांकाईं कि उस पर शक करने के लिए। हालांकि कबीर का चेहरा शांत रहा। इतना छोटा मामला उसके दिल में हलचल पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। समझ गई, मुझे लगता है कि मैं इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। लिनेट ने स्वीकार किया कि वह डेलारोसा हाउसहोल्ड की सदस्य है और माफ़ी मांगी। मुझे खेद है कि मैंने सभी को इस झमेलों में फंसा दिया। मेरे हाउसहोल्ड में आंतरिक संघर्ष रहे होंगे जब से मेरी माँ बेलिन डेलारोसा बीमार पड़ी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी आंटी इतनी निर्दयी होंगी अपनी भतीजियों के प्रति।
तो हम असली दुर्घटना के रूप में छिपे हत्या प्रयास में फंसे हुए हैं, है ना? ऋषभ ने पुष्टि करते हुए कहा और फिर अचानक बोले, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है लेडी लिनेट। माफ़ी हमें इस झमेलों से बाहर नहीं निकालेगी। इसके बजाय अगर हम अगले शहर तक जीवित पहुंच जाएं, तो मैं आशा करता हूं कि आप वह भुगतान दे पाएंगी जो हमने शुरू में तय किया था, ऋषभ ने अनुरोध किया। बिल्कुल, लिनेट ने स्वीकार किया। भुगतान के मुद्दे को हल करने के बाद ऋषभ और युवा योद्धाओं ने राहत की सांस ली। फिर भी कुछ संदेह उनके मन में रह गया। अजीब है, फिर भी क्या है? लिनेट ने ऋषभ की ओर देखा, उसके शब्दों में उलझन महसूस की। मैं इसे कैसे भी देखूं, मुझे अभी भी अजीब लगता है कि हत्यारे इस तरीके का उपयोग करके मिलेडी को निशाना बनाते, ऋषभ ने कहा। हर कोई इतने बड़े पैमाने पर गतिविधि को नोटिस करता और कुछ गड़बड़ी महसूस करता। अगर वे मिलेडी को खत्म करना चाहते थे तो उन्हें एक और शांत और गुप्त तरीका चुनना चाहिए था। सही, लिनेट ने भौहें चढ़ाईं और याद किया, मैंने सुना था कि असेंबली ऑफ साइलेंट नाइट ने नया कमीशन लिया है, लेकिन यह उनके सामान्य तरीके जैसा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है, कबीर? लिनेट ने कबीर की राय मांगी। बेशक, कबीर को शक था कि यह किसी डार्क ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं था, लेकिन ये गलतफहमी उसके लिए फ़ायदेमंद थी। हमारे पास उस चीज़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है जिसने क्लिफ वॉल को मारा, लेकिन हर कोई अनुमान लगा सकता है कि यह किसी डार्क ऑर्गेनाइजेशन का काम है अगर उच्च रैंक की नोबल विच की बेटी अचानक और शांतिपूर्वक मर जाए। हालांकि अगर उन्होंने इस तरीके का उपयोग किया तो डार्क ऑर्गेनाइजेशंस को संदेह की सूची से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से और विकल्प खोलेगा। उदाहरण के लिए, डेलारोसा हाउसहोल्ड के दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी सभी संदेही होंगे। इसलिए मेरी ईमानदार राय में हत्यारे ने यह तरीका चुना ताकि अपने निशान छिपा सकें और अपनी संस्था पर हाई विचेस का गुस्सा न आए। कबीर ने बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से झूठ बोला। भाई कबीर की बातें बहुत तार्किक हैं, ऋषभ ने कबीर की राय से सहमति जताई। हालांकि मुझे डार्क ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कम से कम मैं जानता हूं कि ये डार्क ऑर्गेनाइजेशंस उच्च वर्ग की विचेस के साथ तैसत समझौते करके काम करती हैं। अगर उन्हें साम्राज्य में जारी रहना है तो उन्हें नोबल हाउस होल्ड्स के सदस्यों पर हमला करने से बचना होगा। और यदि किसी स्थिर छोटी ईटी में वे ऐसे कार्य स्वीकार भी करें तो उनके पास अपने निशान छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लिनेट चुपचाप सुनती रही और वह आश्वस्त हो गई कि उसकी आंटी ने वाकई असेंबली ऑफ साइलेंट नाइट को उसे और उसकी बहन को मारने का काम दिया था। सांस भरी, लिनेट अपने परिवार में आंतरिक संघर्ष से झकझोर गई। इस मामले को फिलहाल छोड़ दें, हमारे पास इससे अधिक महत्वपूर्ण काम है, कबीर ने शांतिपूर्वक कहा। सभी का ध्यान खींचने के बाद कबीर ने आगे कहा, रैंक 3 डार्क हेलहाउंड की बुद्धिमत्ता को देखते हुए ये हमें अकेला नहीं छोड़ेगा इतने सारे उसके जैसे पर रानियों को मारने के बाद। इसलिए ये संभावना है कि यह नाले की रक्षा करेगा जब तक हम खुद को प्रकट नहीं करते। हालांकि नाले उथले हैं और छोटा नदी का हिस्सा बड़ा नहीं है, पानी की आड़ में छुपकर भागना संभव नहीं होगा और हम यहाँ रुककर किसी बचाव दल की उम्मीद पर भोजन नहीं लाए हैं। हम न तो भाग सकते हैं और न ही रैंक 3 डार्क हेलहाउंड को हरा सकते हैं। ऋषभ ने भौहें तानी और पूछा, क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं, भाई कबीर, या हमें यहीं भूख से मरना होगा या भागते हुए? अगर तुम मानते हो कि हमारे पास रैंक 3 डार्क हेलहाउंड के खिलाफ कोई मौका नहीं है तो वाकई कोई और तरीका नहीं है। एक ऑरा मास्टर के रूप में तुम्हें ये कहावत समझनी चाहिए, जब तक तुम हार नहीं मानते मौके शून्य नहीं हैं, लेकिन अगर मान लिया तो निश्चित रूप से शून्य है। लेकिन हमें लड़ाई का मौका पाने के लिए आधार होना चाहिए, ऋषभ ने तर्क दिया। हमारे बीच न तो कोई सीनियर विच है न ही कोई ऑरा ग्रैंड मास्टर। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें केवल किसी की लड़ाई की शक्ति चाहिए, कबीर ने शांतिपूर्वक कहा। ऋषभ और युवा योद्धाओं ने शक भरी नज़रों से भौहें तानी। कबीर की बातों को बहुत घमंडी और विरोधाभासी पाया। सालों की मेहनत और कीमती दवाओं के बिना मैं रैंक 3 और ग्रैंड मास्टर की शक्ति तक भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए भाई कबीर, आप अपनी उम्मीदें लेडी लिनेट पर टिका रहे होंगे। मैं बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या आपको सच में लेडी लिनेट पर इतना भरोसा है? क्या आपको लगता है कि वह इतनी कम समय में सीनियर विचेस के स्तर तक पहुंच सकती हैं? हाँ, कबीर ने झूठ बोला। असल में उसका भरोसा खुद पर था। फिर भी लिनेट कबीर की बातों से छू गई और उसे गर्माहट महसूस हुई, आश्चर्यचकित कि उसने उस पर इतना भरोसा रखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं मुकाबला शक्ति में सीनियर विच स्तर तक कैसे पहुंच सकती हूं। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूं। आपके पास कोई योजना है ना? लिनेट ने पूछा। लेकिन पहले हमें तुम्हारी मना को ठीक करना होगा, बाकी सब उसके बाद। तो मेरी मना जल्दी ठीक करने के लिए मैं खुद को आपकी देखभाल में रखूंगी।
लिनेट हल्का ब्लश हुई और कबीर के पास चली आई, जिससे ऋषभ और युवा योद्धाओं की ईर्ष्या झलक उठी। लेडी लिनेट, मैं डींग नहीं मारना चाहता, लेकिन मैंने प्लेजर कोर्स का अध्ययन किया है और फर्स्ट लेवल प्लेजर स्किल्स हासिल की हैं। मैं तुम्हारी मना जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता हूँ, एक युवा योद्धा ने कहा। मैं भी मदद कर सकता हूँ। मैंने भी फर्स्ट लेवल प्लेजर स्किल्स हासिल की हैं। युवा योद्धाओं ने अपनी सेवाएं देने लगीं। लेकिन लिनेट ने सभी को भौहें चढ़ाते हुए मना कर दिया, हालांकि मेरे पास अनुभव नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि कबीर के प्लेजर स्किल्स दूसरे स्तर से भी ऊपर हैं। तो अगर तुम उसकी स्तर तक नहीं हो तो मुझे छूने की कोशिश मत करो। यानी वह किसी अन्य पुरुष द्वारा भी छुए जाने की इच्छा नहीं रखती थी। अंततः वह अभी भी नोबल डेलारोसा हाउस होल्ड की युवा लेडी थी। उसे अपनी स्थिति का थोड़ा ध्यान रखना था। युवा योद्धाओं ने निराशा व्यक्त की, जबकि ऋषभ ने लिनेट के दावे पर उलझन से भौहें तानी। दूसरे स्तर या उससे ऊपर के प्लेजर स्किल्स वाले पुरुष बहुत मांग में हैं, यहाँ तक कि सीनियर विचेस के बीच भी। तो भाई कबीर छोटे शहर जैसे ब्लैक मून से बाहर जाकर क्यों जोखिम उठाए? लिनेट और युवा योद्धाओं ने तुरंत कबीर की ओर शक भरी नजर डाली। लेकिन कबीर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, क्योंकि मैं बड़ा मंच चाहता हूँ। मेरी कौशल केवल ब्लैक मून जैसे छोटे शहर में सीमित नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुरुषों को भी थोड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ऋषभ ने सम्मानपूर्वक धीमे हंसते हुए कहा। किसी ने भी कबीर के कारण पर संदेह नहीं किया। कबीर ने गुफा में खाली जगह को नापा और लिनेट से कहा, आओ इसे कहीं अधिक निजी जगह में ले जाएं। लेडी लिलियास को भी आराम करने के लिए एक अधिक आरामदायक वातावरण चाहिए। लिनेट ने जल्दी समझ लिया और अपनी विशेष तंबू बॉक्स बाहर निकाली, जिसे उसने बड़ा होते देखा। थोड़ी देर बाद लिनेट लिलियास को लेकर तंबू में प्रवेश की, कबीर के साथ। वे अंदर प्रवेश करते ही तंबू का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। लिनेट ने लिलियास को बिस्तर पर रखा और फिर कबीर पर ध्यान दिया। यहाँ कुछ दिनों का राशन स्पष्ट रूप से रखा गया है और मुझे नहीं लगता कि तुमने इसे नहीं देखा, तो तुमने दूसरों को क्यों नहीं बताया? लिनेट ने धीरे से फुसफुसाया। आपकी अनुमति के बिना मैं इसे लापरवाही से नहीं बताता, कबीर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि अधिक सहयोगी होने के लिए तत्कालता है, मेरी लेडी। समझ गई, लिनेट ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारी सोच के लिए तुम्हें इनाम देना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने कबीर के गले में अपने हाथ डाल दिए और हल्की ब्लश के साथ धीरे से फुसफुसाई, मुझे नहीं लगता कि साधारण मालिश मुझे संतुष्ट कर सकत। बड़ी, मैं पूरी सेवा चाहती हूँ। जैसा आप चाहें, मेरी लेडी। कबीर मुस्कुराया। हालांकि यह संदिग्ध था कि वास्तव में इनाम किसे दिया जा रहा है, लेकिन अवसर देखकर कबीर ने विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। बिना और देरी किए कबीर ने लिनेट के नर्म चेरी जैसे होठों का स्वाद लिया और उसके गीले वस्त्र को धीरे से स्लाइड किया।